सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री के एग्जाम में सिर्फ 2 दिन बाकी है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर, आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। बस आपको चाहिए अच्छी तैयारी। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ कंप्लीट सैम्पल पेपर की। ठीक है, मैं आज आपके लिए कंप्लीट सैम्पल पेपर की वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम कंप्लीट सैम्पल पेपर 2025 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इससे 50% पेपर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें सैम्पल पेपर में ध्यान से सुनना, सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस जो है वो हार्ड तरीके से पूछे हुए हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछे हुए हैं, बट आपके एग्जाम में इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं पूछा जाएगा। बट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस वही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा गया है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप है। बट आपके जो एग्जाम में लेवल आएगा वो मॉडरेट आएगा। ठीक है, सैम्पल पेपर तो है बट इतने इसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को लगा थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इतने ट्रिकी नहीं आएंगे। बट जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेगा। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं कंप्लीट सैम्पल पेपर को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पढ़ना भी जरूरी है। तो आपको पता होगा आई थिंक 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 5 शॉर्ट आंसर टाइप, 7 शॉर्ट आंसर टाइप जो कि 3 मार्क्स के होंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के होंगे। 2 केस बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच, 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स ईच। चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्योंकि एक साथ 3 स्टेप होंगे। ठीक है, देखो अमोनियल लाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय द रिएक्शन ऑफ अमीन। अमीन की रिएक्शन हो रही है किससे? इथाइल क्लोराइड से। सो फॉर्म्ड विथ 1 मोल ऑफ, अभी सो फॉर्म्ड मतलब जो बना है वो किसका रिएक्ट करेगा आगे? 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड से, जो कि एक अमीन है, वो क्या होगा? तो पहले देखो, पहले क्या हो रहा है, अमोनियल लाइसिस करवा रहे हैं हम इथाइल क्लोराइड का। तो ये इथाइल क्लोराइड है, इसका अमोनियल लाइसिस मतलब NH3 का रिएक्शन करवा रहे हैं। NH3 अटैक कर देगा इस पर और Cl निकाल देगा, और हमारा क्या बन जाएगा? हमारा C2H5NH2 बन जाएगा। अब जो बना है सो फॉर्म्ड विथ 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड, वो किसका रिएक्शन करेगा? 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करेगा। तो यहां पे क्या होगा, जो N है वो अटैक कर देगा और Cl को निकाल देगा वापस। तो हमारा बन जाएगा 2 डिग्री अमीन। क्या बन जाएगी हमारी? 2 डिग्री अमीन बन जाएगी। अब वो बोल रहा है कि जो 2 डिग्री अमीन बनी है वो क्या है? क्या वो रिएक्ट करेगी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सॉल्युबल इन एल्कली? क्या वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगी जो कि नाइट्रोजन गैस देगी? क्या वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी टू फॉर्म प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली? डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हमको देखना है कि देखो, हमको पता है 2 डिग्री अमीन जो होती है वो रिएक्ट तो कर लेती है। देखो रिएक्ट तो कर रही है, 2 डिग्री अमीन है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है और ये रिएक्ट करेगी। बट रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है एल्कली में। क्यों इनसॉल्युबल होता है? क्योंकि यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि देखो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। उसके वजह से क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगी एल्कली में। तो कहां लिखा हुआ है देखो, दैट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। तो ये सही होगा, डी नहीं होगा। डी में तो बोला कि रिएक्ट नहीं करेगी, पर रिएक्ट तो करेगा। और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे सॉल्युबल इन एल्कली बोला है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें 3 स्टेप्स करना था। फर्स्ट स्टेप में हमको ये बोला था, सेकंड में ये, और थर्ड में हमको ये देखना था कि सॉल्युबल है इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल होगी हमारी एल्कली में। ठीक है, चलते सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट? देखो हम डायपोल मोमेंट में जनरली हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हम डायपोल मोमेंट में हमेशा देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है? FCl Br I। और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे कर देंगे CH3F को टिक, बट ये गलत हो जाएगा। CH3F नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है कि जो म्यू होता है वो Q इंटू डी होता है। एक्चुअली CH3F के केस में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत लेस होता है। जो डिस्टेंस होता है C और F के बीच में वो लेस होता है बहुत, उसकी वजह से D की वैल्यू क्या होती है? लेस हो जाती है। बट CH3Cl के केस में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए D की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए उसका पूरा का पूरा म्यू जो है बढ़ जाता है। तो जो ऑर्डर होगा वो इस तरह होगा कुछ, Cl देन F देन Br देन I। ये म्यू का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट पूछा है यहां पर, हाईएस्ट। तो CH3Cl होगा, CH3F नहीं होगा। ध्यान से देख लेना, CH3Cl होगा, CH3F नहीं होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है मैच करो प्रॉपर्टीज को गिवन इन द कॉलम 1 विद द मेटल्स इन द कॉलम 2। तो हम देख लेते हैं पहले। देखो अब आपको कैसे करना है, ट्रिक बताता हूं इसको मैं। देखो हमको क्या जनरली पता होता है, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, लेंथेनॉइड विद शो +4 ऑक्सीजन स्टेट। ये हमको सबको पता होता है। कौन दिखाता है? Ce+4। वाई? क्योंकि Ce+4 विद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड कर लेता है, इसलिए वो +4 दिखाता है। ठीक है, तो C+4 दिखाएगा। कौन दिखाएगा? C।
तो हमारा थर्ड का ए हो जाएगा। अब थर्ड का ए देखो, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन से भी आप टिक लगा सकते हो। बट हम दोनों ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, एक्टिनॉइड हैविंग कॉन्फिगरेशन Rn रीनियम 5F7 6D1 7S2 किसका होता है? 7 है, 6D1 है और 7S2 है, तो ये होता है हमारा क्यूरियम का। ठीक है, ये किसका होता है? क्यूरियम का होता है। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो कॉन्फिगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन, किसका होता है? क्यूरियम का। क्यूरियम को डिनोट कैसे करते हैं? CM से। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है लैंथेनॉइड विच हैज 4F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट। लैंथेनॉइड बोला, ठीक है, एक्टिनॉइड नहीं बोला, लैंथेनॉइड बोला है, तो कौन सा होगा? लुटेशियम होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लुटेशियम। इसका क्या होता है? 4F14 हो जाएगा। तो कंप्लीट और लुटेशियम +3 का होता है। ठीक है, Lu+3 का होता है 4F14। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते नेक्स्ट पे। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो आप एक ऑप्शन से ही तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपको पता होगा सीरियम वाला। चलते नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमको ग्राफ दे रखा है, स्टडी द ग्राफ शोइंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रोमो एल्केन्स एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स। हमको आइडेंटिफाई करने कंपाउंड को। देखो, हमको पता है कि जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा। और हमको पता है कि ब्रांचिंग ज्यादा होगी, अगर ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये हमको पता है। तो हमको देखना सबसे पहले कार्बन किसमें ज्यादा है। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक तो ब्रोमोमिथेन है, एक ब्रोमोब्यूटेन है, एक 2 ब्रोमोब्यूटेन है, एक 1 ब्रोमोब्यूटेन है, और एक 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो किसमें सबसे ज्यादा होगा? जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, 4 कार्बन जिसमें ज्यादा है। तो 4 कार्बन किसमें है? ब्यूटेन में है। तो हमारा ये वाला जो होगा वो कौन सा होगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन। जो फोर्थ होगा वो कौन सा होगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन होगा। तो किसमें दे रखा है? 1 ब्रोमोब्यूटेन, फोर्थ वाला। अब हम क्या करते हैं? ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जो 1 ब्रोमोब्यूटेन उसका सबसे ज्यादा होगा, तो इसका सबसे ज्यादा ये चौथा वाला है। ठीक है, ये चौथा वाला, उसका क्या होगा? 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो ब्रोमोब्यूटेन बोल सकते हैं। तो अब देख लो कौन से में जो फोर्थ है उसका 1 ब्रोमोब्यूटेन दे रखा है, तो फोर्थ में 1 ब्रोमोब्यूटेन, फोर्थ में 2 ब्रोमोब्यूटेन, नहीं ये नहीं होगा। फोर्थ में ब्रोमोमिथेन, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ में 2 ब्रोमो, ये तो बिल्कुल नहीं सकता, ये ब्रांचिंग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, ये हमारा 4 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, ये हमारा 2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, ये हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, और ये वाला हमारा हो जाएगा ब्रोमोमिथेन। ठीक है, सबसे कम किसका होगा? ब्रोमोमिथेन का, मतलब CH3Br का सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ब्रांचिंग और नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं और आपको इजीली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल 2 चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट ये और सेकंड ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काइनेटिक्स से है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट आपको कैसे करना है वो बताता हूं मैं। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इन द रिएक्शन R गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे एरो है, इज 4.62 into 10⁻² मोल पर लीटर। व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इफ K इक्वल टू 2.31 into 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो ये यूनिट से आपको क्या करना है, ये यूनिट से पता लगाना है कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। हमको पता है यूनिट किसकी होती है, ये होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ये यूनिट किसकी होती है? जीरो ऑर्डर की। मोल पर लीटर पर सेकंड किसकी होती है? यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर की। तो फॉर जीरो ऑर्डर हमको पता है टी हाफ का फॉर्मूला, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको हाफ लाइफ निकालनी है, मतलब टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ के लिए क्या होता है? A0/2K। A0 हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? 4.62 into 10⁻²। तो हम रख देंगे 4.62 into 10⁻² रख देंगे, डिवाइड बाय 2, और K की वैल्यू भी हमको दे रखी है 2.31 into 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, ये 2.31 और 4.62 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 1 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। तो ऐसे आपको करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पहले ऑर्डर पहचानना था, क्योंकि ऑर्डर हमको नहीं दे रखा, तो यूनिट से आप ऑर्डर पहचानोगे। ठीक है, आप किससे पहचानोगे? यूनिट से ऑर्डर पहचानोगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन C6H5COO COCH3 is treated with H2O द प्रोडक्ट obtained। देखो हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कुछ ये ग्रुप दे रखा है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, या तो आप ये वाला तोड़ दो या ये वाला तोड़ दो, दोनों में सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बनने वाला है, तो हम ये वाला तोड़ देते हैं। अब H प्लस क्या है? H प्लस और OH माइनस, H2 कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस। तो हमारे पास ये हो जाएगा C6H5COOH, मतलब एक बन जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड, और एक जो है यहां पे क्या लग जाएगा? यहां पे लग जाएगा OH, इस वाले पार्ट पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3COOH
दैट इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सिंपल आपको ऐसे करना था क्वेश्चन, सिंपल वाटर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनियाई कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हमको। ठीक है, एक येलो है, एक पर्पल है, ग्रीन है। अब हमको y और x की वैल्यू, x और y पूछा है। ठीक है, x और y पूछा है। देखो फर्स्ट में देखो हमारे को दे रखा है CO NH3 होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस। तो देखो यहां पे रेशियो क्या होगा, ये तो टूटेगा नहीं, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये क्या रहेगा 1 रहेगा, और ये कितने हैं 3Cl माइनस, तो ये 1:3 हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, तो y क्या हो जाएगा 1:3। तो 1:3 हमारा a में भी है और b में भी है। हमको निकालना है अब x, हमको क्या निकालना पड़ेगा x। तो देखो यहाँ पे 1:1 दे रखा है। 1:1 मतलब कि बाहर भी एक Cl होगा और अंदर भी एक पूरी एंटाइटी होगी, तो बाहर एक Cl कहां पर है, देखो यहाँ पे 3Cl माइनस है, तो ये गलत हो जाएगा। बाहर Cl माइनस एक इसमें है। ठीक है, बाहर एक Cl माइनस इसमें है। देखो मैं लिख देता हूं पूरा CO, अगर मैं बी ऑप्शन लिखूं CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस और Cl माइनस। तो देखो ये तो 1 देगा और इसका भी 1 ही आएगा, तो 1:1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:1। तो हमको देखना था कि कौन से वाला 1:1 देगा, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में दोनों x और y की वैल्यू सही है। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, x और y हमको ऐसे निकालना था। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन भी करवाया था, जब मैंने बायोमोलिक्यूल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज। आपको पता होना चाहिए बीटा डी ग्लूकोज कौन कंटेन करता है, सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज पूछा है। तो हमको पता है सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कंटेन करता है। सेलुलोज जो है वो बीटा डी ग्लूकोज कंटेन करता है, वेरी गुड। सेलुलोज होता है वो बीटा डी ग्लूकोज कंटेन करता है। स्टार्च जो है वो पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्च जो है अल्फा ग्लूकोज का होता है, सेलुलोज जो है बीटा डी ग्लूकोज का होता है। माल्टोज में क्या होता है, माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिट्स होती है। माल्टोज में दोनों ही ग्लूकोज यूनिट्स होती है। माल्टोज तो क्या है, सेकेराइड है। ठीक है, माल्टोज तो क्या है, डाइसेकेराइड है। ठीक है, 2 ग्लूकोज यूनिट होती है। चलते नेक्स्ट पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हमारा इसका बी, सेलुलोज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द आयंस। अब हमको पता है पैरामैग्नेटिक किससे, पैरामैग्नेटिक मतलब जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमको एक दिख रहा है Mn2 प्लस, एक दिख रहा है Cr2 प्लस, एक दिख रहा है Fe2 प्लस और एक दिख रहा है Ti3 प्लस। Mn2 प्लस मतलब D5, Cr3 प्लस मतलब D3, Fe2 प्लस मतलब D6 और Ti3 प्लस मतलब D1। D5 मतलब N कितने होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, D3 मतलब N इक्वल टू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। D6 का देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बना लेना। कैसे करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 पहले ऐसे फिलिंग करेंगे और फिर छठा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर और इधर N1 है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म। तो किसका सबसे ज्यादा होगा, Mn2 प्लस। Mn2 प्लस 2 में ऑप्शन में है। उसके बाद किसका आएगा N4, Fe2 प्लस। Fe2 प्लस का होगा Mn के बाद Fe, Mn के बाद Fe नहीं है, Mn के बाद क्रोमियम है, तो गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, Mn2 प्लस, फिर Fe2 प्लस, फिर Cr3 प्लस और फिर Ti3 प्लस का सबसे कम, क्योंकि Ti3 प्लस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, उसकी वजह से सबसे कम पैरामैग्नेटिज्म उसका होगा। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वापस से काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो और करो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के दे रखा है हमको इतना। द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा जब मैंने फिजिकल पढ़ाई थी आपको, पूरी फिजिकल। काइनेटिक्स में जो रिएक्शंस होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, तो डी ऑप्शन आएगा। कैसे, अब देखो पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी ये क्वेश्चन होती है। ये किसके लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब वो बोल रहा है कि कंप्लीशन हो गया, कंप्लीशन मतलब R तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा रिएक्टेंट तो किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, प्रोडक्ट में। तो R क्या हो जाएगा 0, तो अब R की जगह रख दो 0, तो आप रख दिया 0 और e की पावर माइनस KT क्या होता है 0। अब e की पावर माइनस KT 0 है, मतलब क्या हो गया, e की पावर कुछ भी हो और 0 आंसर आए तो क्या होता है इंफिनिटी। ठीक है, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है, मतलब कि टाइम हमारा कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। नॉट पॉसिबल टू फॉर द फाइनाइट वैल्यू ऑफ t। देखो फाइनाइट वैल्यू ऑफ t के लिए तो पॉसिबल नहीं है, ये कब पॉसिबल है, जब इनफाइनाइट टाइम हो। मतलब हम क्या बोल सकते हैं
कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। कितना टाइम चाहिए? इनफाइनाइट टाइम। और इनफाइनाइट सिर्फ एक आइडियल कंडीशन है, इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, तो इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो इसलिए आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना था इसमें, आपको सिर्फ पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। कितना भी टाइम दे लो, कभी रिएक्शन खत्म नहीं होगी। जो मैंने आपको रिएक्शन से समझा भी दिया है, मैथमेटिकली समझा दिया है आपको। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। A student was preparing aniline in the lab. She took a compound X and reduced it in the presence of NiS catalyst. What could be the compound X? देखो, उसको एनिलीन बनाना है। हमको पता है एनिलीन कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं नाइट्रो से। ठीक है, हम किससे बनाएंगे? नाइट्रोबेंजीन से बनाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2Ni, और क्या बन जाएगा हमारा? एनिलीन बन जाएगा। हमने अमीनो एसिड्स में पढ़ रखा है। और कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं? SnHCl यूज कर सकते हैं, FeHCl यूज कर सकते हैं, और H2PD भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स एन ऑक्सिम विद हाइड्रोक्सिलामीन। तो पहले आपको हाइड्रोक्सिलामीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है? NH2OH होता है। अब हमेशा याद रखना, ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, सिर्फ कीटोन्स और एल्डिहाइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो कैसे होगी रिएक्शन? तो देखो, ये एसिड है तो ये नहीं देगा, ये एनाइड्राइड ये भी नहीं देगा, और ये एसाइल हैलाइड ये भी नहीं देगा। कौन सा देगा? सिर्फ कीटोन। कैसे देगा? देखो, हमारे पास है CH3 CCH3 डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH। क्या होता है? वाटर निकल जाता है। वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड NOH। इसी को बोलते हैं ऑक्सिम। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं ऑक्सिम। तो किससे बनाइए? या तो एल्डिहाइड से बनेगा या कीटोन से बनेगा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है, MnCN होल 6 ये दे रखा है हमको, हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहां से देखना ये क्वेश्चन थोड़ा नया होगा आपके लिए, और आप गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन को। और एक है हमारे पास MnCl6 ये हमारे को दे रखा है, हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वो बोल रहा है कि यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसका रीजन क्या दे रखा है उन्होंने कि MnCN6 होल 3 इज इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द अदर हैंड MnCl6 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लेते हैं। देखो MnCN होल 6 में Mn जो है वो +3 में है, +3 मतलब D4। अब ध्यान से देखना क्या होता है यहां पर, 1 2 3 4, पहले तो ऐसे होगा एक्साइटेड स्टेट में, नहीं ग्राउंड स्टेट में। मतलब अब Cn की वजह से क्या होगा, Cn जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर करवा देगा। एक इलेक्ट्रॉन पेयर करवाने का क्या नहीं, हमारा बन जाएगा 1 2 1 2। तो हमारे पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो सही बोला था, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ऐसा बनेगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो, क्योंकि D2 अंदर वाले खाली है, तो यहां पे क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही होगा, और क्या बन जाएगा, D2sp3 बन जाएगा। बट अगर हम बात करें MnCl6 की 3 तो यहां पे Mn+3 में है, बट यहां पे Cl जो है वो वीक लिगेंड है, वहां पे Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, Cl वीक लिगेंड है। तो यहां पे जो हमारा Mn3+ बनेगा 1 2 3 4, यहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, नो पेयरिंग। नो पेयरिंग के वजह से यहां पे कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है? 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि हमको 2 D चाहिए इनसाइड, तो यहां पे एक ही D है, तो यहां पे बाहर वाला D जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, बाहर वाला D पार्टिसिपेट करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, sp3d2। उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमको ये रीजन दे रखे हैं दोनों में, MnCl6 इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड MnCN6 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमारे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ध्यान से देख लो, इसको नोट डाउन भी कर लो, मे बी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, पता नहीं है कुछ, क्योंकि फिजिक्स का पेपर भी बहुत हार्ड बनाया, तो कहीं केमिस्ट्री का हार्ड ना बना दे। तो आपको हार्ड क्वेश्चंस भी करके रखने हैं, जिससे कि आप एक सेफ साइड पर रहो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ध्यान से देखना, वो बोल रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देयर इज अ स्लो इंक्रीज इन द मोलर कनेक्टिविटी विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखो बच्चे यहाँ बहुत गलती करेंगे, देखो एक ही चीज चेंज करी उन्होंने। देखो उन्होंने लिख दिया लैम्डा एम नॉट, मतलब मोलर कनेक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल्स टू मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन माइनस a√c। पर ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। ठीक है, मतलब लैम्डा एम यहां पर आएगा और लैम्डा एम नॉट अंदर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, तो ध्यान से देख लो। लैम्डा एम इधर आएगा, मतलब ये क्या है, एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर है,
और ये जो है वो इनफाइनाइट डायल्यूशन है, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन राइट हैंड साइड पे आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, गलत मत करना एग्जाम में। -a√c, तो असर्शन हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है, असर्शन बिल्कुल गलत है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रीजन। तो रीजन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a फॉर NaCl, CaCl2 एंड MgSO4 इन अ गिवन सॉल्वेंट एंड अ गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट। तो ये सही है, क्योंकि NaCl के लिए अलग होगी वैल्यू, CaCl2 के लिए अलग होगी और MgSO4 के लिए a की वैल्यू अलग होगी, तो ये सही है, ठीक है। रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज फॉल्स, तो हमारा सही होगा आंसर डी, ठीक है। आपका आंसर होगा सही डी, असर्शन इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है क्वेश्चन, यहां पे गलती करने के बहुत चांसेस बच्चों के, तो ध्यान से करना। लैम्डा m नॉट राइट हैंड साइड आएगा और लैम्डा m लेफ्ट हैंड साइड आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वो बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NHCO3 NHSO3, तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो नहीं होता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं होता है, ठीक है। अब रीजन क्या बोल रहा है वो, कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर, तो रीजन है तो सही बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सही रीजन क्या होगा, सही रीजन ये होगा कि वहां पे कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, दैट्स व्हाई ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। तो हमारा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हमारा आंसर होगा बी, हमारा आंसर होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी असर्शन रीजनिंग का ही है। आप देखो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को भी। दी हाफ लाइफ फॉर जीरो रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट बोला है, नहीं, हमको तो पता है, अभी हमने करा, जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो ये सही है। तो असर्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। रीजन बोल रहा है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल्स टू के, तो ये सही है हमारा। फॉर जीरो ऑर्डर क्या होता है, रेट इक्वल्स टू के A0 और A0 क्या होता है 1, तो रीजन रेट हो गया के, रेट किसके इक्वल हो गया, के इक्वल, तो असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो हमारा सही होगा आंसर, असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से करने क्वेश्चंस को और ध्यान से पढ़ना है, इजी क्वेश्चन था ये। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी है। दिस सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड कैरी 2 मार्क्स ईच। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर एट टेम्परेचर 293 केल्विन, पहले कितना है टेम्परेचर 293 केल्विन। द वैल्यू ऑफ KH, KH की वैल्यू दे रखी है पहले इतनी, KH की वैल्यू कितनी है पहले, KH की वैल्यू हमारी 76.48। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, हाउ वुड द सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, नाइट्रोजन की सॉलिबिलिटी कैसे चेंज होगी, आपको बताना, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी एट अ टेम्परेचर अबव 293 केल्विन, ठीक है, उन्होंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। इफ द KH वैल्यू राइजेस टू 88.8 किलो बार, मतलब उन्होंने KH की वैल्यू बढ़ा दी। हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको हेनरीज लॉ पता है कि जो हेनरीज लॉ होता है वो क्या बोलता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली टू द मोल फ्रैक्शन और सॉलिबिलिटी। तो हमारा KH क्या हो जाएगा, P अपॉन X, X क्या है, X हमारा सॉलिबिलिटी तो है, मोल फ्रैक्शन किसको बताता है, सॉलिबिलिटी को बताता है। तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू उतनी कम सॉलिबिलिटी, बिकॉज KH X आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर KH की वैल्यू हमारी बढ़ रही है तो KH की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस। क्या लिखेंगे हम, सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस, बस आपको इतना लिखना था, सॉलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं KH और X वाले, तो आपको करके जाने हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रिलेशन कि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वापस सॉल्यूशन से है। वो बोल रहा है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आर मिक्स टू फॉर्म एन एजोट्रॉप, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन इन दिस मिक्सचर इज 0.339। कितना दे रखा है मोल फ्रैक्शन, इतना दे रखा है। प्रेडिक्ट वेदर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजोट्रॉप फॉर्म विल बी दिस एंड डिफेंड योर आंसर विद रीजन। अब हमको पता है जो क्लोरोफॉर्म एसीटोन होता है ना, देखो ये क्लोरोफॉर्म है हमारा और ये एसीटोन है, इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, कौन सा डेविएशन होगा, वहां पे नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम द प्रेडिक्टेड वेपर प्रेशर ऑफ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है वो क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ठीक है। जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो क्या होते हैं, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो कर रहे हैं, अब वो पूछ रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा। देखो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप मतलब जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, जो हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, इंडिविजुअल कंपोनेंट से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, तो हमारा जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किससे ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो देखो हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कितने हैं, 61.2 और 56, तो इससे ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू। हमारे को तीन ऑप्शन दे रखे हैं, अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 60 डिग्री तो ये गलत हो जाएगा, 64.5 और 54 भी गलत हो जाएगा क्योंकि 56 से कम है, और 60 क्या है, 61 से कम है, तो हमारा आंसर होगा सेकंड 64.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में क्या होता है, जो सॉल्यूशन का जो हमारा पूरा मिक्सचर बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64.5 डिग्री। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। और रीजन क्या लिखोगे आप, बिकॉज क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, so they form maximum boiling isotopes, due to which the boiling point of the mixture will be greater than the boiling point of individual components. That's how you have to write the reason. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A soda bottle will go flat, lose its fizz faster in Srinagar than Delhi. वो बोल रहा है कि जो सोडा बॉटल है ना वो फ्लैट जल्दी होती है, कहां पर, श्रीनगर में जल्दी होती है दिल्ली के कंपेयर में। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, वाई और वाई नॉट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि श्रीनगर में क्या हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड से। ठीक है, श्रीनगर में क्या है, एट हायर एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा, कम, तो सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इज लेसर। हेनरीज लॉ बोलता है कि जब प्रेशर कम हो जाएगा तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्बिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो हमारे सोडा बॉटल में वाटर होता है उसमें जो CO2 होती है उसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी, लेसर होगी, ड्यू टू विच इट विल फ्लैट फास्टर इन श्रीनगर। उसकी वजह से क्या होगा, जो CO2 अगर CO2 का अमाउंट कम होगा तो जल्दी फ्लैट होगी, अगर CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो जल्दी फ्लैट नहीं होगी। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट हायर एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर, सो सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इज लेसर, ड्यू टू विच इट विल फ्लैट फास्टर इन श्रीनगर देन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ डज शुगर हेल्प। अब देखो ये वापस से किसका क्वेश्चन आया है, ऑस्मोसिस का क्वेश्चन आया है। ठीक है, शुगर का ही है, सॉल्यूशन का ही है। हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। शेल्फ लाइफ मतलब उसको प्रिजर्व रखेगा। ठीक है, क्या रखेगा, प्रिजर्व रखेगा। तो क्या होता है इसमें, इसका रीजन क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर कैसे रहे हैं, तो एज थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस से कर रहे हैं। जो शुगर होगा ना वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे आपने शुगर डाली तो जितना भी वाटर था फ्रूट्स में, जो ऊपर फ्रूट्स में वाटर था ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फ्रूट्स को क्या कर देगा, ड्राई कर देगा। उसकी वजह से प्रिवेंट बैक्टीरियल अटैक। ठीक है, उसकी वजह से बैक्टीरिया जो होंगे वो अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, दैट थ्रू ऑस्मोसिस शुगर एब्जॉर्ब वाटर, मेक इट ड्राई एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियल अटैक। दैट्स हाउ वी कैन प्रिजर्व द फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है, तो करते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने करा नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन, मैं बोल सकता हूं। हमको पता है यहां पे पहले कैटायन लिखना होता है, तो पहले लिखिए पोटेशियम। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगेंड्स का नाम लिखना होता है, तो लिगेंड है हमारे पास एक ये और एक ये। तो पहले क्या आएगा, ए आएगा क्योंकि एक्वा है और वहां पे ऑक्सिलेट है, तो ए पहले आता है, तो डाई एक्वा लिखेंगे क्योंकि 2 H2O है। हमारे पास 2 C2O4 है। C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट, बट C2O4 2 माइनस होता है, तो ऑक्सिलेटो लिखेंगे। ठीक है, डाई ऑक्सिलेटो, क्या लिखेंगे, डाई ऑक्सिलेटो। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे क्रोमियम का। तो देखो ये नेगेटिव जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या एनायनिक है। एनायनिक की वजह से क्या लिखेंगे, 8 लगाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, तो क्रोमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। अब आती है बात ऑक्सीजन स्टेट निकालने की। तो देखो यहां पे +1 है तो यहां पे -1 होगा, तो पूरे पे -1 है, ये हो जाएगा x + 0 + 2 × -2 इक्वल्स टू -1। तो यहां से निकालेंगे x इक्वल्स टू -1 + 4, x इक्वल्स हो जाएगा +3, तो हमारा हो जाएगा क्रोमेट थर्ड। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई, क्रोमियम की +3 हो गई, तो क्रोमेट थर्ड। अब देखो लास्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी यहां पर, क्या इसका क्या लिखे, ये तो H2O दे रखा है, बाहर H2O दे रखा है, इसको बोलते हैं हाइड्रेट। ठीक है, जब बाहर H2O दे रखा होता है इसको बोलते हैं हाइड्रेट। तो क्या नाम हो गया हमारा नाम हो गया पूरा पोटेशियम डाई एक्वा डाइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 हाइड्रेट। ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब वन शॉट कराया था तो बताया था आपको कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12। आपके चैप्टर के लास्ट में दे रखा है। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे चैप्टर तो आपने पढ़ रखा होगा चैप्टर, तो आपको पता होगा। देखो हीमोग्लोबिन में जो है वो कौन सा मेटल होता है, आयरन होता है। ठीक है, Fe मेटल होता है, Fe मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है।
तो आपको सिर्फ मेटल बताना था, तो Fe हो जाएगा। और विटामिन B12 में कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है, ठीक है। कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ध्यान से करना। और गैल्वेनोमीटर का पहले एरो देख लेना कि गैल्वेनोमीटर का एरो कहां जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है गैल्वेनोमीटर, हमको पता है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखा है, क्योंकि हमारे पास दो बीकर है और दोनों बीकर में एक एक रॉड रखी है और सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। अब देखो गैल्वेनोमीटर का आप डायरेक्शन देखो, वो ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे है? ऐसे है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां तक है? एनोड से कैथोड तक। तो एनोड कौन सा हुआ? एनोड हुआ हमारा लेफ्ट वाला, एक्स हमारा एनोड हुआ और कैथोड हमारा हुआ वाई वाला। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वहीं के अपोजिट क्या होता है? करंट का फ्लो होता है। तो आई का फ्लो कहां होगा? इधर होगा। आई का फ्लो कहां होगा? इधर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। तो बोला रिप्रेजेंट द सेल शोन इन द फिगर। तो शोन कैसे करेंगे? ये हमारा एनोड है, पहले एनोड लिखेंगे, फिर सॉल्ट ब्रिज और फिर कैथोड लिखेंगे। तो हमारा एक्स प्लस हो जाएगा, एक्स से एक्स प्लस बनेगा। देखो एक्स प्लस क्यों बोला? क्योंकि एक्स सीएल है, यहां पर एक्स सीएल टू नहीं है। और फिर वाई टू प्लस चल जाएगा, वाई में चले जाएगा, क्योंकि यहां पे रिडक्शन होता है कैथोड पे। ये कैथोड है तो रिडक्शन होगा यहां पर। ये वाई सीएल टू है इसलिए वाई टू प्लस लिखा। तो एक्स टू एक्स प्लस सॉल्ट ब्रिज वाई टू प्लस टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज। मतलब सॉल्ट ब्रिज में जो है वो करंट के कैरियर कौन होते हैं? तो बच्चे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो गलत हो जाएगा। वेरी रॉन्ग आंसर। क्या होता है कैरियर? आयंस आर द कैरियर्स। कौन होते हैं करंट के कैरियर्स सॉल्ट ब्रिज में? आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, गलती से इलेक्ट्रॉन्स मत लिख देना। आयंस आर द कैरियर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉल्ट ब्रिज। चलते सी पार्ट पे। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड। एनोड पे कौन है? एक्स है। एक्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। एनोड क्या होता है? ऑक्सीडेशन करता है। तो क्या हो जाएगी रिएक्शन हमारी? हमारी रिएक्शन हो जाएगी एक्स सॉलिड टू एक्स प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय राइटिंग द मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, हमको मेजर भी लिखना है और माइनर भी लिखना है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, मेजर भी लिखना है और माइनर भी लिखना है। तो पहले देखो, पहले में क्या होगा? जो सी एक तरह से सीएन माइनस अटैक कर सकता है और एक बार एनसी माइनस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। एनसी माइनस पे अटैक कर सकता है, तो एक बार सीएन माइनस अटैक कर देगा और एक बार एनसी लगा देगा। तो हमारे पास एक लग जाएगा सीएन और एक बार लग जाएगा एनसी, ठीक है। तो कौन सा वाला मेजर होगा? सीएन वाला हमारा मेजर होगा। सीएन वाला क्या होगा? हमारा मेजर होगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या होगा? एक बार मार्कोनिकॉफ लग जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। जो बी आर माइनस है वो एक बार यहां लग जाएगा और एक बार यहां लग जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3, ये बी आर यहां पर लगेगा, प्लस हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2, बी आर यहां पर लग जाएगा। अब कौन सा वाला एंटी मार्कोनिकॉफ है और कौन सा वाला मार्कोनिकॉफ है? तो ये वाला हमारा मार्कोनिकॉफ है और ये वाला हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ है, ठीक है। तो सिंपल आपको दोनों लिख लेते हैं। तो ये वाला हमारा मेजर हो जाएगा। अब मेजर कौन सा होगा? तो मेजर हमारा ये वाला होगा, क्योंकि वहां पे H2O2 नहीं दे रखा, ठीक है। अगर H2O2 दे रखा होता तो मेजर कौन सा होता? हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ वाला। बट H2O2 नहीं दे रखा, सिर्फ सिंपल रिएक्शन दे रखी है, तो हमारा ये होगा माइनर, जो कि एंटी मार्कोनिकॉफ है। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या हो रहा है? एल्कोहलिक केओएच दे रखा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारा अल्फा हाइड्रोजन निकलता है यहां पर, तो हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, या एक है, दो है हमारे पास, ठीक है। दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तो दोनों निकाल दो एक एक बार। तो एक बार ये निकल जाएगा और एक बार ये निकल जाएगा, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक बार बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3 नीचे, प्लस एक बार क्या बन जाएगा? एक बार बन जाएगा हमारा CH3 C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक बार हमारा ये बन जाएगा। तो कौन सा वाला मेजर होगा? मेजर वो वाला होता है जहां पर एल्कीन जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड होती है। यहां पर जो है एल्कीन जो है ना, ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है, बट यहां पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। तो हमारा मेजर कौन सा हो जाएगा? मेजर हो जाएगा हमारा ये वाला और माइनर हो जाएगा हमारा ये वाला। तो बस आपको ये लिखना था इसमें, मेजर और माइनर दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं। तो एक नंबर के क्वेश्चन थे, तो आपके से आपके 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये बायोमोलिक्यूल्स में मैंने करवा रखा है, वापस करवा देता हूं। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म बाय इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, कार्बोनिल ग्रुप, उसका पता लग जाता है हमको ग्लूकोज में कि वो हाइड्रोक्सिल अमीन से पता लग जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन से पता लग जाता है, NH2OH की रिएक्शन से। अब वो बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या, चाहे वो क्या वो एल्डिहाइड का है या क्या वो कीटोन का है। तो हमको पता है कि वो एल्डिहाइड का होता है, क्योंकि हमको पता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है ना कि कीटोन होता है। अब वो बोल रहा है पोजीशन बताओ, तो पोजीशन क्या होगी, C1 पोजीशन, क्योंकि हमारा C1 है, ये हमारा क्या है, C1 है, तो हमारा C1 हो जाएगा आंसर। अब वो बोल रहा है गिव अ केमिकल रिएक्शन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो कौन सी रिएक्शन होती है, हमको कैसे पता लगेगा कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, Br2H2 के साथ, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम, जिससे हमको पता लगता है कि वहां पे CHO है, क्योंकि CHO किसको कन्वर्ट कर देता है, ब्रोमीन जो है वो CHO को COOH में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन से हमको क्या पता लगता है, डिटेक्शन ऑफ CHO ग्रुप, डिटेक्शन ऑफ CHO ग्रुप, ध्यान से। और जो हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन है उससे क्या पता लगता है, डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है कि कौन सी रिएक्शन से कार्बोनिल ग्रुप पता लगता है और कौन सी रिएक्शन से CHO को पता लगता है। तो आपको दो रिएक्शन लिखनी है, इसमें लिखनी है हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन और इसमें लिखनी है आपको ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन, ठीक है। दोनों को मिक्स मत कर देना, एक से हमको CO ग्रुप का पता लगता है और एक से हमको CHO ग्रुप का पता लगता है। चलते नेक्स्ट में। नाउ नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करेंगे। राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग ऑन टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, दो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हमारे पास, व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन। तो कॉपर क्लोराइड का हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, मतलब CuCl2 का, तो Cu2 प्लस यहाँ पर Cl माइनस है, तो Cu2 प्लस क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu बना देगा। ये कौन सी रिएक्शन है, कैथोड पे होगी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और एनोड पे क्या होगा, जो एनोड पे Cl माइनस होगा, Cl माइनस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा और फिर बैलेंस कर देना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे 2 Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और कहां पर होगी, एनोड पे होगी। तो ये आपको दो रिएक्शन लिखनी थी, क्योंकि उसने बोला है अकरिंग ऑन टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब वो बोल रहा है आगे, व्हाट विल हैपन इफ अ कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब वो कॉपर सल्फेट ले रहा है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड की जगह। अब वो बोल रहा है अगर कॉपर सल्फेट ले लिया हमने कॉपर क्लोराइड की जगह, ठीक है, कॉपर सल्फेट इज रिप्लेस बाय कॉपर क्लोराइड, सिंपल लिख देंगे। देखो कॉपर SO4 क्या होता है, अभी आपको पता होना चाहिए कि जो SO4 2 माइनस है ना, वो एनोड पे होगा और वो H2O8 में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा, H2O8 में। यह आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए, तो ये ध्यान से देख लो, याद भी कर लेना, H2O8 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। SO4 2 माइनस से H2O8 में कन्वर्ट होता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके। तो एनोड पे होता है SO4 2 माइनस और कैथोड पे होता है कॉपर 2 प्लस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो SO4 2 माइनस है वो H2O8 में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, H2O8 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पहले आपको एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मुला लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं, Al3 प्लस है, SO4 2 माइनस सल्फेट ये होता है। कैसे बनाएंगे, 3 प्लस उधर जाएगा और 2 माइनस इधर आएगा, तो ये बन जाएगा Al2SO4 3 माइनस Al2SO4 होल थ्राइस। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है Al के, 2 मॉलिक्यूल्स है, टूटेगा तो टाइम क्या बनेगा, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस। और हमको बताना है एक्सप्रेशन फॉर मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द कोल्डर्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा m नॉट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस इक्वल्स टू 2 लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस 2 क्यों लगाए, यहाँ पे 2 Al3 प्लस थे, प्लस 3 लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट ऑफ Al3 प्लस 3 लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस। उसमें गलती मत करना, फॉर्मुला सही से लिखना, उसके बाद आप इजीली एक्सप्रेशन लिख लोगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। रीजन पूछना हमसे कि द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक। डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोएस्ट ऑक्साइड है ना ट्रांजिशन मेटल का, वो बेसिक होता है और हाईएस्ट जो है वो एसिडिक होता है। लोएस्ट ऑक्साइड बेसिक क्यों होता है, देखो लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट मतलब ट्रांजिशन मेटल हैव सम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट मतलब, लो ऑक्सीजन स्टेट मतलब कि उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है अभी। अब उन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को विच कैन यूज फॉर डोनेशन एंड बिहेव एज बेस, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पहले से, तो वो एज अ बेस काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा
दैट्स वाई वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो बेसिक बिहेव करेगा, ठीक है, वो बेस की तरह बिहेव करेगा, मतलब बेसिक हो जाएगा। बट अगर क्रोमियम इज हार्ड, बट अगर ऑक्सीजन स्टेट हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट में क्या होगा, फॉर हाई ऑक्सीजन स्टेट ट्रांजिशन मेटल हैव नो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाई ऑक्सीजन स्टेट मतलब जब सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए हो तो जब ये बनती है हाई ऑक्सीजन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल हैव नो इलेक्ट्रॉन और वेरी लेस इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, हैव नो इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट ऑर्बिटल एंड बिहेव एज एसिड, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा डोनेशन के लिए, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट्स व्हाई इट विल एक्ट एज अ एसिड, ठीक है। तो लो ऑक्सीजन स्टेट वाले बेसिक होते हैं और हाई ऑक्सीजन स्टेट वाले क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल व्हाइल मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ही है कि क्रोमियम के पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रोमियम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, एंड हेंस इज अ हार्ड मेटल, उसकी वजह से हार्ड मेटल हो जाएगा वो, क्योंकि बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो हार्ड मेटल बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। बट एचजी में तो होते ही नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एचजी हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इट इज अ लिक्विड, उसकी वजह से क्या होता है, वो लिक्विड होता है क्योंकि उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज डज नॉट वेरी मच विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब देखो, क्योंकि हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता, मतलब ये इतनी क्यों नहीं बढ़ती, डज नॉट वेरी क्यों नहीं होती, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है बट वो कंपनसेट हो रहा है, ठीक है, विच इज काउंटर बैलेंस और कंपनसेटेड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट भी हो रहा है ना, वहां पे शील्डिंग इफेक्ट भी है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में इतना वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको लिखना है अलॉन्ग द पीरियड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विच इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट, काउंटर बैलेंस्ड बाय द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो काउंटर बैलेंस हो रहे थे शील्डिंग इफेक्ट से, किसकी शील्डिंग इफेक्ट से, n-1d इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसमें इतना वेरिएशन नहीं आता, ठीक है, तो आपको ये लिखना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गिव द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड व्हेन पी नाइट्रोटोलुइन अंडरगोज इटार्ड रिएक्शन। देखो आपकी नेम रिएक्शन आ गया, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल हम क्या यूज करते हैं, CrO2 यूज करते हैं। पी नाइट्रोटोलुइन बोल रहा है, ठीक है, तो पैरा नाइट्रो है और टोलिन है, हमको पता है कि जो CH3 ग्रुप होता है किसमें कन्वर्ट होता है, CHO में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप हमारा CHO में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रो सेम रहेगा, ठीक है, और रीजन क्या लेते हैं हम, CrO2Cl2 यूज लेते हैं, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा CH3 से CHO बन जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है वो, व्हाई डज बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट में डाइमर की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि देखो वहां पे क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है, तो ऐसी होती है, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, बेंजोइक एसिड के, ये बेंजोइक एसिड होगा, तो यहाँ बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, पीएच लिख दो यहाँ पर और यहाँ पे भी पीएच लिख दो, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऐसे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या होता है, डायमर बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या बना लेता है, डायमर बना लेता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेंजीन ऑन रिडक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्म्स टोल्यूइन। हमको पता है बेंजीन है वो मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करता है AlCl3 की प्रेजेंस में और क्या बनाता है, टोल्यूइन बना लेता है। What is the expected outcome if benzene is replaced by benzoic acid? Give a reason for your answer. देखो benzoic acid रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, benzoic acid does not give free radical reaction. Why? Because the carboxylic group जो COH ग्रुप है ना, carboxylic group is deactivating, ये हमको पता है deactivating होता है, और ये क्या कर लेता है, AlCl3 gets bonded to carboxylic group, जो AlCl3 है ना वो बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, AlCl3 जो है वो बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, उसकी वजह से यहां पर फ्री रैडिकल रिएक्शन नहीं होती है। और एक और ऐसा कंपाउंड है जो फ्री रैडिकल रिएक्शन नहीं देता, वो मैंने आपको बताया भी था अमीन्स वाले चैप्टर में कि एनिलीन भी जो है वो फ्री रैडिकल रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, एनिलीन आल्सो नॉट अंडरगोस फ्री रैडिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वो भी सेम चीज करता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, सेम चीज करता है, वो भी बॉन्ड बना लेता है किसके साथ, बॉन्डेड विद AlCl3, ठीक है, तो वो भी रिएक्शन नहीं देता है। तो आपको बेंजोइक एसिड को तो पता होना चाहिए, बट आपको एनिलीन का पता होना चाहिए कि एनिलीन आल्सो नॉट अंडरगोस फ्री रैडिकल रिएक्शन बिकॉज इट आल्सो बॉन्डेड विद AlCl3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, हमको बोल रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X डज नॉट अंडरगो एल्डिहाइड कंडेंसेशन, हाउएवर X विद कंपाउंड Y इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टू गिव द कंपाउंड 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। देखो हमको क्या दे रखा है, मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, ठीक है,
1,3 डाइफिनाइल, 1 ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और 3 है। 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। और प्रॉप है, प्रॉप मतलब 3 कार्बन, और 2 पे इन है तो 2 पे इन लगा दिया मैंने, 2 और 3 पे, और 1 ओन तो 1 पे ओन लगा दिया है। अब वो बोल रहा है कि ये जो है ना, ये प्रोडक्ट बन रहा है जब एक्स और वाई रिएक्ट कर रहे हैं। जब एक्स और वाई रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो ये प्रोडक्ट बन रहा है NaOH की या कोई भी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के चक्कर में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के। तो आप देखो हमको उल्टी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप देखो यहाँ पे हमको रिवर्स जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे रिवर्स? तो देखो वहां पे क्या होता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है? जब एक OH होता है और एक H होता है, ऐसे होता है। जब एक OH होगा और एक H होगा, जब भी बनता है। अब OH का क्या हो जाता है? अब OH कैसे बनता है? वहां पर OH बनता है किससे? OH बनता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप से। तो इसको क्या बना दो? इसको बना दो OH, OH को बना दो इसको डबल बॉन्ड हो, तो PH हो जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड हो, और ये हो जाएगा हमारा CH3। यहां पे हमारा बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा यहां से बॉन्ड? क्योंकि वो बोल रहा है कि X डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब एक ऐसा होना चाहिए जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे। कौन एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा? जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन। जहां पे क्या नहीं होंगे? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। नो अल्फा हाइड्रोजन, तो हमको ऐसा दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो देखो ये जब हम बनाएंगे ना, तो यहां पे देखो ये क्या बनेगा? PH C डबल बॉन्ड OH, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा? PHCO CH3। तो हमारे दो बन गए। ये तो X है जो कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहां पर, तो वो अकेले एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, बट जैसे वो Y के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा। Y क्या बन गया हमारा? Y बन गया हमारा एसिटोफिनॉन। क्या बन गया? एसिटोफिनॉन। और हमारा ये क्या बन गया? बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको ये दो मिल गए X और Y। तो हमको X और Y पहचाने थे, X और Y पहचान लिया हमने। अब वो बोल रहे हैं राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, इजी है केमिकल रिएक्शन। कैसे लिखेंगे? तो देखो हमको मिल गया हमारे पास एसिटोफिनॉन और बेंजेल्डिहाइड। अब देखो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, बेस क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा? दूसरे कलर से लिख देता हूं, यहाँ पे CH2 माइनस बन जाएगा। CH2 माइनस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऐसे बन जाएगा, हमारे पास बनेगा CO CH2 COH, और ये बन जाएगा हमारा PH, ये बनेगा। और उसके बाद क्या होगा? सिंपल वाटर निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पे एक H भी है, तो वाटर निकल जाएगा। और वाटर निकलने के बाद हमारा बन जाएगा सिंपल जो हमको प्रोडक्ट दे रखा था, ठीक है। क्वेश्चन में जो हमको प्रोडक्ट दे रखा था वो हमारा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH PH, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक H भी है, तो हमारा बन जाएगा ये, ठीक है। ये हमको दे रखा था प्रोडक्ट 1,3 डाइफिनाइल प्रॉप 2 इन 1 ऑल, ठीक है। 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है? डाइफिनाइल लगा हुआ है, दोनों फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और 2 पे हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और 1 पे हमारा ओन लगा हुआ है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस रिएक्शन। हमारा A और B क्या होंगे? A हमारा X और Y क्या होंगे हमारे? X हमारा बेंजेल्डिहाइड होगा और Y हमारा एसिटोफिनॉन होगा, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो आगे क्या पूछा थर्ड पार्ट में? देखो थर्ड पार्ट भी दे रखा है हमको, C पार्ट। वो बोल रहा है राइट द केमिकल, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन X एंड Y। अब देखो X क्या है? X हमारा एल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड, और Y हमारा कीटोन है। तो कौन सा टेस्ट होगा यहाँ पे? टॉलेंस टेस्ट। कौन सा होगा? टॉलेंस टेस्ट। तो बेंजेल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट एंड बट एसिटोफिनॉन डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट। बेंजेल्डिहाइड गिव टॉलेंस टेस्ट एंड फॉर्म्स सिल्वर मिरर, बट एसिटोफिनॉन डज नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। तो आपको टॉलेंस टेस्ट से आप इजीली इनको कर लेते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो बेंजेल्डिहाइड को और एसिटोफिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एल्डिहाइड ही टॉलेंस टेस्ट देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, बट वापस करवा देता हूं। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स फॉर्म्ड व्हेन द फॉलोइंग 2 अमीनो एसिड्स फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। देखो हमको ये देखा है कि एलिन, तो एलिन ले लिया एक, और एक ग्लाइसिन ले लिया। देखो हमको बोल रहा है फॉलोइंग, हमको बोल रहा है कि पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना दो। तो क्या करेंगे? एक बार तो हम एलिन का COH की रिएक्शन कराएंगे ग्लाइसिन के NH2 से, और एक बार हम एलिन के NH2 की रिएक्शन कराएंगे ग्लाइसिन के COH से। बस यही दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे हमारे पास। तो हम बना देते हैं। क्या बनेगा हमारे पास? देखो H2 हमारा निकल जाएगा यहां से क्या निकल जाएगा? हमारा H2 निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 NH2, और हमारा अमाइड ग्रुप अमाइड बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O NH। ये क्या बन जाएगा हमारा?
COOH। तो एक तो ये बनेगा हमारा, जहां पे ये हमारा अमाइड बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा अमाइड बॉन्ड है। चलते नेक्स्ट पे, तो दूसरा वाला कैसे बनेगा, दूसरा वाला हमारा बनेगा ऐसे, ठीक है, ये H2 निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3, COOH इस बार इंटैक्ट रहेगा, NH और वहां पे लग जाएगा CO और वो बन जाएगा NH2। तो दूसरा वाला हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है, दूसरा वाला हमारा ऐसे बन जाएगा और पहले वाला हमारा वैसे बन रहा था, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने थे, एक बार एक का NH2 लेना था, दूसरे का COH लेना था, और दूसरी बार दूसरे वाले का COH लेना था और पहले वाले का NH2 लेना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा रखा है मैंने, कैरेटिन इंसुलिन वाला है। कैरेटिन इंसुलिन, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। मायोसिन आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे को पता है कैरेटिन इंसुलिन और मायोसिन क्या होते हैं, प्रोटीन्स के एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोटीन इज कैरेटिन इंसुलिन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो बोल रहा है कैरेटिन और इंसुलिन के बीच में आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला कौन सा प्रोटीन है। तो हमको पता है कि कैरेटिन है वो हमारा फाइब्रस प्रोटीन है और इंसुलिन हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैरेटिन में स्ट्रक्चर कैसा होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो इंसुलिन है वो हमारा कैसा होता है, चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। जो चेन्स होती है पॉलीपेप्टाइड की वो कॉइल हो जाती है, कॉइलिंग हो जाती है, उनमें दिखाता हूं मैं कैसे कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग हो जाती है, उसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप दे देते हैं, ठीक है, ऐसे स्फेरिकल शेप दे देते हैं। जो हमारा कैरेटिन होता है वो हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है और जो हमारा इंसुलिन होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंसेस थे। अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस लिखने के लिए भी आए तो भी आप ये तीन डिफरेंसेस लिख सकते हो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, या आपने शायद पढ़ा ही नहीं होगा कभी, बट इसमें आपके अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो वो बोल रहा है कि नीता was experimenting in the lab to study the chemical reactivity of alcohols. She carried out a dehydration reaction of propanol, ठीक है, प्रोपेनॉल की वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर रही है at 140 डिग्री सेल्सियस टू 180 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर ऑब्टेन एट दीज टू टेम्परेचर, ठीक है। एक तो टेम्परेचर हमारा 140 डिग्री सेल्सियस है, एक हमारा 180 डिग्री सेल्सियस है, दोनों पे अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। अब हमको क्या पता, देखो हमने तो ये रट रखा है कि अगर 443 केल्विन होगा तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा एल्कीन। अगर 413 केल्विन है तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ईथर। बट वहां पे 443 और 413 नहीं दे रखा, वहां पे टेम्परेचर दे रखे हैं उल्टे, अलग दे रखे हैं। 140 दे रखा है और 180 दे रखा है। तो 140 क्या है, लोअर टेम्परेचर है, हमको पता है 140 लोअर टेम्परेचर और 180 हाई टेम्परेचर है। तो लोअर टेम्परेचर पे क्या बनता है, हमारा क्या बनता है, लोअर टेम्परेचर पे ईथर बनता है। तो देखो ये लोअर टेम्परेचर है 140, तो 140 में क्या बनेगा, इसको हटा दो तो यहां पर लिख दो 140। तो 140 में क्या बनेगा, वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट 140 डिग्री सेल्सियस एंड द मैकेनिज्म फॉलोड इन दिस केस। तो 140 पे कौन सा बनेगा कि 140 लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर हमको पता है कि लोअर टेम्परेचर हमारा क्या बनता है, ईथर बनता है। तो 140 पे क्या हो जाएगा, इसके हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा C3H7O, ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा डाइप्रोपाइल ईथर। और कौन सा मैकेनिज्म होता है यहाँ पे होता है SN2 मैकेनिज्म। मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल को अटैक करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, डाइप्रोपाइल ईथर बन जाएगा, डाइप्रोपाइल ईथर, क्योंकि यहाँ पे लेस टेम्परेचर है। बट अगर वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट एट 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, तो देखो 180 डिग्री सेल्सियस क्या है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर मतलब वहां पे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। वहां पे क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो एल्कीन किससे बनती है, सिंपल, आपको ये वाला हाइड्रोजन लेना है, अल्फा हाइड्रोजन, और ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा CH3CH CH2। तो ये हमारा मेजर बनेगा इस 180 डिग्री पे, और 140 डिग्री पे, 140 डिग्री पे हमारा ये मेजर बनेगा डाइप्रोपाइल ईथर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं कि आपने रट रखे 443 केल्विन और 413 केल्विन, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा हाई टेम्परेचर है, ऐसे देख लो, और ये हमारा लो टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर हमारी एल्कीन बनती है और लो टेम्परेचर हमारा ईथर बनता है। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर तो याद रख ही लो दोनों, बट आप ये भी याद रखो कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे क्या क्या बन रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज भी कर सकते हैं, जो इस क्वेश्चन में कर रखा है उन्होंने 440 से 180। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है कि वेरियस आइसोमेरिक एल्केन्स विद द जनरल फार्मूला C4H9Cl undergoes hydrolysis reaction. Among them, compound A is the most reactive through SN1. तो हमको पता है कि SN1 कौन जल्दी देता है, SN1 वो जल्दी देता है जहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। कौन सा कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला जो है वो सबसे जल्दी रिएक्शन देगा। तो हम कौन सा बनाएंगे, हम कौन सा वाला आइसोमर बनाएंगे, हम बनाएंगे सिर्फ 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाला हमारा आइसोमर कौन सा हो जाएगा, A, क्योंकि वो बोल रहा है कि A जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है किसके थ्रू, SN1 के थ्रू। अब वो बोल रहा है आइडेंटिफाई A, तो A क्या हो गया हमारा 3 डिग्री हो गया ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया
ये हमारा हो गया ये, तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा हमारा ए। अब वो बोल रहा है कि राइट द मैकेनिज्म फॉर द अबव, तो अबव के लिए मैकेनिज्म लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो पहले क्या होगा हमारा सी एच, ये हमारा सी एल निकलेगा, हमारा क्या होगा सी एल निकलेगा, जो कि स्लो रिएक्शन होती है। ये सी एल निकलेगा, हमारा क्या बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस सी एल माइनस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक कर देगा। सेकेंड स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं, सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, ये स्लो स्टेप लिखना, एरो पे क्या लिखोगे स्लो स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन बना हमारा प्लस ओ एच माइनस अटैक कर देगा, ये फास्ट स्टेप होता है। और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना था मैकेनिज्म। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है हमको इस सेल रिएक्शन के लिए। क्या रिएक्शन है हमारी, SN4 प्लस AL गिव्स AL3 प्लस SN2 ठीक है, इसके लिए दे रखा है इतना। ठीक है, ये केसी की वैल्यू दे रखी है हमको। ठीक है, केसी की वैल्यू दे रखी है ये इतनी। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, और लॉग केसी की लॉग इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हमको तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, नॉर्डिक इक्वेशन से फॉर्म लगाएंगे। हमको निकालना है ई नॉट सेल, और वो बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हमारा क्या होता है, हमारे फॉर्मुला क्या होगा पहले नॉर्डिक इक्वेशन का, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी होगा। एट इक्विलिब्रियम हमको पता है ई नॉट सेल 0 होता है। ठीक है, अब हमको एन निकालना है, तो एन कैसे निकालेंगे, तो एन निकालेंगे हम इसको, इस रिएक्शन को हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करके। तो देखो SN+4 से SN2+ हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और Al जो है वो 3+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा एन कितना आ गया, 6 हो गया। ठीक है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, एन जो है वो 6 आता है। ठीक है, एन को ऐसे निकालना है हमको थ्रू हाफ रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और हाफ रिडक्शन रिएक्शन से हमको एन निकालना है। अब हम क्या कर देंगे, हम वैल्यूज रख देंगे। तो ई सेल हमारा 0 हो गया, ई नॉट सेल हमारा निकालना है माइनस 0.0591 अपॉन एन, और लॉग केसी, केसी क्या दे रखा है 4.617 इंटू 10⁻184। अब इसकी वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है 184.6644, और हमारा ई नॉट सेल निकल जाएगा, ये उधर चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, और हमारा बन जाएगा 0.0591 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 184.6644, और डिवाइड में क्या लिख दूंगा 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आप। इसका आंसर आ जाएगा 1.8152। ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा 1.8152। ठीक है, तो हमारा ई नॉट सेल निकल गया, तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द ई नॉट सेल ऑफ द हाफ सेल Al3+ to Al if the E नॉट सेल ऑफ द हाफ सेल SN4 to SN2+ इज दिस। मतलब वो कैथोड का दे रखा है और हमको वो एनोड का पूछ रहा है, तो अब तो इजीली निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पूरे सेल का ई नॉट निकाल लिया। ठीक है, हमने पूरे सेल का ई नॉट निकाल लिया, तो कैसे लगाएंगे, तो देखो हमारा फॉर्मुला हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल्स टू कैथोड, ये कैथोड है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमको इसकी वैल्यू मिल गई 1.81, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.15। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.15। तो बस हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ई नॉट Al3+ टू Al हो जाएगा 0.15 माइनस 1.81। तो हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव में कितना आएगा, माइनस 1.66 वोल्ट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था, ये हमारा बी पार्ट का आंसर है। ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन डी है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, हमारा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छी तरह पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज अच्छी तरह बताऊंगा मैं आपको। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर द केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो पढ़ते पहले पैराग्राफ, डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर
and the other factor is the most general method for weeding out unsuitable reaction mechanism. The term mechanism means all the individual collisional or elementary process involving molecules, atoms, radicals, and ions included that take place simultaneously or consecutively to produce the observed overall reaction. For example, when hydrogen gas reacts with bromine, जो हाइड्रोजन गैस है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, द रेट ऑफ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टिट्यूट H2O. उन्होंने क्या देखा कि जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है H2 के, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ब्रोमीन, जो रेट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट मतलब ब्रोमीन की पावर हाफ के. लिख सकते हैं यहां पे 1 है और यहां पे हाफ है. Furthermore, the rate was inhibited by increasing the concentration of HBr as the reaction proceeded. ठीक है, रेट को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया. कैसे इनहिबिट किया, HBr की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर. अगर हम HBr की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन का जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में. रिएक्शन का जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में क्योंकि हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं. ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, these observations are not consistent with a mechanism involving biomolecular collision of single molecule of each kind. The currently accepted mechanism is considerably more complicated, involving the distribution of bromine molecules into atoms followed by reactions between the atoms and molecules. It is clear from this example that the mechanism cannot be predicted from the oral stoichiometry. ठीक है, हमको पता है कि जो मैकेनिज्म होता है वो ओरल स्टोइचियोमेट्री से बनाते नहीं है या प्रिडिक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो. ठीक है, ये सोर्स क्या है इसका, ये विले से ले रखी है. ठीक है, जॉन विले राइटर है और सन्स. ठीक है, इनसे ले रखी है. अब क्वेश्चन वो बोल रहा है कि प्रिडिक्ट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इन ऑर्डर द फॉलोइंग. देखो हमको बोल रखा है रेट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है H21 के और हाफ Br2 के. Br2 की पावर हाफ, तो हमारी रेट तो ये हो गई, क्या लग जाएगा, तो ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन हो गया. हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या हो गया, हमारा रेट का एक्सप्रेशन हो गया ये. अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसको और इसको प्लस करके ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1 प्लस हाफ, तो 1 प्लस हाफ कर दिया ऑर्डर, तो हमारा आ जाएगा 3/2. तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था. सेकंड पार्ट बोल रहा है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन. तो रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है यूनिट ऑफ के कैसे निकालते हैं, रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन. रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड. कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3/2 लिख सकता हूँ यहाँ पर, मतलब मोल बाय लीटर की पावर 3/2. बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 3/2 हो जाएगा. 1 माइनस 3/2 मतलब मोल माइनस हाफ, और लीटर 1 प्लस 3/2 हो जाएगा. ठीक है, 1 प्लस 3/2 सॉरी माइनस 1 प्लस 3/2. ठीक है, माइनस 1 प्लस 3/2 होगा, तो -2 प्लस 3 तो 1/2 हो जाएगा. ठीक है, लीटर क्या हो जाएगा 1/2 और सेकंड इनवर्स हो जाएगा. सेकंड क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. दैट्स हाउ यू हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ द रिएक्शन. अब वो बोल रहा है हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इज ट्रिपल्ड. अब ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर रहे हैं हम. ठीक है, ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कर रहे हैं. तो देखो मैंने लिख भी रखा है. अब रेट जो है वो बन गई रेट डैश. ठीक है, आर डैश लिख दो उसको या रेट डैश लिख दो. तो आर डैश लिख दिया, के H2 ऐसे रखेंगे और ब्रोमीन की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं. ट्रिपल करने में क्या होगा, √3 हो जाएगा बाहर, के H Br2 की पावर हाफ. ये पूरा क्या है, ये तो पूरा रेट ही है. ये पूरा किसके इक्वल है, रेट है, मतलब जो नई रेट है, रेट डैश इक्वल टू क्या हो गया, √3 टाइम्स रेट हो गई. ठीक है, तो चेंज क्या आया, रिलेशनशिप क्या है, √3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो गया किससे, नई रेट से. ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स हमारी रेट जो है वो बढ़ गई. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स बोल सकते हैं या 1.73 बोल सकते हैं. ठीक है, 1.73 हमारी रेट बढ़ गई. ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव H2, व्हाट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव H2 विल ट्रिपल द रेट ऑफ रिएक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें H2 की जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाए. ठीक है, ये देखो अच्छी तरह पढ़ो यहां से. वो बोल रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें कि रेट ट्रिपल हो जाए, तो क्या चेंज करेंगे. अगर हम H2 की कॉन्स्टिट्यूट को 3 टाइम्स करेंगे तभी तो रेट 3 टाइम्स होगी, क्योंकि H2 की पावर कितनी है, 1 है. अगर हम 3 टाइम्स H2 करेंगे जब भी जो रेट होगी वो कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी. ठीक है, रेट जब भी क्या होगी 3 टाइम्स होगी. सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. तो हमारा इसमें आ जाएगा 3 टाइम्स. ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा, H2 की पावर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स. इसका आंसर हो जाएगा 3 टाइम्स. ठीक है, ये मैंने कर भी रखा है, तो रेट हो जाएगी 3 टाइम्स. ठीक है, अब वो बोल रहा है सी, देखो सी पार्ट अच्छा है. वो बोल रहा है सपोज अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी was experimentally found to be first order with respect to A and B. A और B के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब A की पावर भी 1 है और B की पावर भी 1 है. सो द रेट इक्वेशन इज दिस. तो हमको रेट इक्वेशन भी दे रखा है, रेट इक्वल्स टू KAB. वो बोल रहा है विच ऑफ दिस 2 मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद दिस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वाई. अब आपको क्या पता होना चाहिए कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है. ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए कि जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है. नोट डाल के लिख लो. हम स्लो स्टेप से पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा वाला मैकेनिज्म सही है. तो देखो स्लो स्टेप अगर ये वाला देखें
तो इसमें ए आ रहा है सिर्फ, बी तो आ ही नहीं रहा। बट हमारे रेट लॉ में ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। हमारे रेट लॉ में ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। मैकेनिज्म 2 देखें तो यहाँ पे ए आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो ये वाला सही है, ठीक है। स्लो स्टेप में ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए, उसकी पावर भी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मतलब जो कोफिशिएंट है वो 1 होनी चाहिए, तो 1 ही है, ठीक है। तो हमारा जो मैकेनिज्म 2 है वो करेक्ट है, ठीक है। मैकेनिज्म 2 इज करेक्ट। और रीजन क्या होगा? बिकॉज स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। सो मैकेनिज्म 2 इज करेक्ट एंड द रीजन विल बी द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या बोल रहा है वो, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, द पीकेबी वैल्यू इज अ मेजर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एन अमीन। लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी मोर बेसिक इज द अमीन। हमको पता है कि जो पीकेबी होता है, पीकेबी होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, ठीक है। किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है? बेसिसिटी के। द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन वाज डिटरमाइंड यूजिंग टाइट्रेशंस। द सब्स्टिट्यूएंट X इज रिप्लेस्ड बाय CH2 ग्रुप इन पाइप्रिडीन एंड प्रोपाइलअमीन, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट X है ना वो रिप्लेस कर दिया है CH2 ग्रुप से, X को रिप्लेस कर दिया CH2 ग्रुप से इन पाइप्रिडीन, ठीक है। यहाँ पे X लिख दिया है इन्होंने, और प्रोपाइलअमीन में यहाँ पे क्या है? X है, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या डेटा दे रखा है उन्होंने डेटा दे रखा है द एक्सपेरिमेंटल डेटा इज टैबुलेटेड बिलो। अब वो क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है हमको, सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है CH2 NHO CH3 CON, ठीक है, ये सब दे रखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है। अब दे रखा है सब्स्टिट्यूटेड पाइप्रिडीन कंपाउंड। सब्स्टिट्यूट मतलब कि सिर्फ CH2 में चेंज किया है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या लगा दिया? CH2 ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा दिया? NH ग्रुप लगा दिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया है, यहाँ पे NCOCH2 लगा दिया है, ठीक है। तो सब में सिर्फ सब्स्टिट्यूट चेंज करे और कुछ चेंज नहीं करा है, बट पाइप्रिडीन ही है सब में, ठीक है। और पीके वैल्यू दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है? पीके वैल्यू। नेक्स्ट और हमको क्या दे रखा है? सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइलअमीन कंपाउंड दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइलअमीन कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पे भी कार्बन चेंज करें, ठीक है, या जो भी X ग्रुप है वो लगा दिया, अटैच कर दिया अलग से। और यहाँ पे हमको पीके वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या पता लगाओगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है ना, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है? पीके वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे पहले 11 था, फिर 9.81 हुआ, फिर 8.36 हुआ, यहाँ पे भी सेम 10.61 था, 67 था, 10.08 हुआ, 9.45 और 9.28। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो पीके वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो पीके वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहां से हम पीके भी निकाल सकते हैं। पीके भी कैसे निकालेंगे? तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर निकालते हैं। वो बोल रहा है स्टडी द अबव डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट वर्सेस पीकेबी। मतलब हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस पीकेबी बनाना है, बट पीकेबी दे रखा है क्या? पीकेबी तो नहीं दे रखा, पीके ए दे रखा है। ये पीके ए दे रखे हैं, हमको पीके बी नहीं दे रखे, तो हमको पीके बी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम। ऑफ द corresponding substituted propylamine given that pkb plus pka equals to 14, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। हमको क्या दे रखा है कि जो pkb है और pka है वो कितने हैं? 14 है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से 14 माइनस कर देंगे। 14 माइनस 10.61 तो हमारा 3.33 हो जाएगा। 14 माइनस 10.08 तो हमारा 3.92 हो जाएगा। 14 माइनस 9.45 तो हमारा इतना हो जाएगा, और 14 माइनस 9.28 तो हमारा इतना हो जाएगा। अब हमको ग्राफ किसी में बनाना है? हमको ग्राफ बनाना है इनके बीच में और पीकेबी वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइलअमीन। प्रोपाइलअमीन कौन से है? ये वाला, ये हमारी पीकेबी वैल्यू है। और हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये दे रखी है हमको 2.55, 3.12, 3.44 और 3.6। हमको इनके बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपका ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। अब जब ग्राफ प्लॉट होगा तो जो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट उसको मिला देना, ठीक है, तो आपका ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब वो सेकंड क्या बोल रहा है कि इज देयर ए रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो हमने निकाली, ये बेसिक स्ट्रेंथ है हमारी ये पीकेबी वैल्यू है और ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डाउन, जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और वैसे वैसे वैल्यूज भी बढ़ रही है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो पीकेबी वैल्यू ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो पीके वैल्यू ज़्यादा, मतलब बेसिक डिक्रीज। वाई? क्योंकि हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीकेबी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के, तो बेसिसिटी की डिक्रीज होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो रिलेशन क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड इट्स बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा? निकाल लेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल पीके वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोपाइलअमीन
फॉर्म्ड विद सब्स्टिट्यूट एक्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.0। अब वो 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिव दे रखी है, तो देखो प्रोपाइलअमीन के लिए पूछ रहा है, वो किसके लिए पूछ रहा है, प्रोपाइलअमीन के लिए। तो देखो 3.0 के लिए देखो 3.0 किसके बीच में आएगा, 2.55 और 3.12 के बीच में। 3.0 किसके बीच में आएगा, 2.55 और 3.12 के बीच में। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किससे होगी, 10.67 से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हमारी क्या हो रही है 2.55 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.55 से 3 है, तो 3 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो जो पीके की वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, 10.67 से कम हो जाएगी। 10.67 से कम देख लो कौन सा है, तो 10.67 नहीं होगा, 10.08 भी नहीं होगा, 10.15 हो जाएगा, ठीक है। 10.67 से कम कौन सा होगा, 10.15। 11.0 तो ज्यादा है, हमको देखना 10.67 से कम, तो वो हो जाएगा हमारा 10.15, हमारा आंसर आ जाएगा 10.15। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है द पीके वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड पाइपरीडिंग के लिए बोल रहा है, ठीक है, फॉर्म विद द सब्स्टिट्यूएंट एक्स इज फाउंड टू बी 8.828, मतलब हमको पीके वैल्यू दे रखी है और हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव बतानी है इस बार। तो देख लेते हैं हम, पहले टेबल वापस देख लेते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूटेड पाइपरीडिंग के बारे में बता रखा है और हमको पीके बोल रहा है, वो कितनी है, पीके बोल रहा है 8.28 है। तो 8.28 कहां पर आता है, 8.28 आ रहा है हमारे यहां पर, अराउंड यहां पर आ रहा है 8.36 के आस। तो हमारी पीके वैल्यू कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, तो 3.44 से ज्यादा होगी। 3.44 से ज्यादा कौन सा है, देखो 3.4 तो नहीं होगा, 3.8 बहुत ज्यादा हो गया, 3.1 तो कम हो गया, 3.5 होगी, ठीक है। 3.4 से जस्ट ज्यादा, 3.4 से थोड़ा सा ज्यादा कौन सी होगी, 3.5, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट पार्ट सेक्शन ए है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर लॉन्ग आंसर टाइप एंड कैरी 5 मार्क्स ईच। ऑल क्वेश्चंस हैव इंटरनल चॉइस, ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जो सेक्शन ई के क्वेश्चन है ना सैंपल पेपर में, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा रटने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, पर्पल कलर कंपाउंड ए विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ वूल, कॉटन, सिल्क एंड अदर टेक्सटाइल फाइबर्स वर एडेड टू ईच ऑफ द 3 टेस्ट ट्यूब्स अलॉन्ग विद H2SO4। हमने क्या करा, हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स में डाला H2SO4 के साथ। इट वॉज फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। हमने क्या करा, पर्पल कंपाउंड ए को, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पर्पल कंपाउंड से पता लग जाना चाहिए आपको कौन सा कंपाउंड बोल रहा है, वो KMNO4, ठीक है। क्या बोल रहा है वो, KMNO4 बोल रहा है। हमारी ब्लीचिंग ऑफ वूल कर रहा है, कॉटन कर रहा है और सिल्क कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर कैसे दे रखा है। तो देखो हमारे पास 3 चीजें हैं इसमें। पर्पल हमने क्या डाला, KMNO4 प्लस ऑक्सिलिक एसिड, KMNO4 प्लस PBS और KMNO4 प्लस KI डाल रखा है। अब वो बोल रहा है इन विच ऑफ द अबव टेस्ट ट्यूब्स A, B और C वॉलेट वेपर्स विल बी फॉर्म्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि वॉलेट वेपर्स किसके होते हैं, वॉलेट वेपर्स होते हैं I2 के। वॉलेट वेपर्स किसके होते हैं, I2 के। तो I2 कहां बनेगा, जहां पे I होगा, आयोडीन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, कहां पर है, KI में, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा इसका टेस्ट ट्यूब C। क्या होगा आंसर, टेस्ट ट्यूब C होगा। रिएक्शन क्या होती है, देखो MnO4 माइनस क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि MnO4 माइनस क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो I माइनस किसको कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में, और MnO4 माइनस हमेशा रखना Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा, कब, जब एसिडिक कंडीशन होगी, ठीक है। जब एसिडिक कंडीशन होती है तो MnO4 माइनस हमेशा Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है और I माइनस हमेशा I2 में कन्वर्ट होता है। सिंपल, आपको बैलेंस लिखनी रिएक्शन और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है द बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व विल एक्सटिंग्विश अ बर्निंग मैच स्टिक। वो बोल रहा है कि जो गैस की बबल्स बनेंगे ना वो एक्सटिंग्विश कर देते हैं। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देते हैं बर्निंग मैच स्टिक को। तो देखो बुझाने का काम कौन करता है, हमको पता है। जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें कौन सी गैस होती है, हमारी CO2 गैस। एक्सटिंग्विशर में हमारी कौन सी गैस होती है, CO2 गैस। CO2 गैस कौन सी में आएगी, KI में से आएगी क्या, नहीं आएगी। और PBS में से आएगी, नहीं आएगी। ऑक्सैलिक एसिड में से आएगी, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, C2O4 2 माइनस। तो ऑक्सैलिक एसिड में से CO2 गैस आती है जब KMNO4 की रिएक्शन होती है। तो हमारा सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ईच ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन। तो हमारा सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा टेस्ट ट्यूब A, ठीक है। सेकंड का आंसर हो जाएगा टेस्ट ट्यूब A। रिएक्शन क्या होगी, MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस। तो C2O4 क्या कर देगा, CO2 में कन्वर्ट कर देगा। C2O4 क्या कर देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, +4 में बना देगा, ठीक है। +4 में बना देगा। अभी कितने पे है, +4 2 8 6 तो +3 में अभी, ठीक है। अभी कितने पे, +3 पे है और उसमें बना देगा, +4 में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑक्सीडाइज कर दिया और MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। और सिंपल आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो आपको ऐसे पता लगाना है कि कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब A है और कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब C है। तो आपको कलर्स पता होनी चाहिए कि आयोडीन का कलर वायलेट होता है, KMNO4 का कलर वॉलेट होता है, पोटेशियम मैग्नेट का कलर K2MnO4 का कलर ग्रीन होता है, और हमारा CO2 जो है वो एक्सटिंग्विशर का काम करता है। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट हमारा इसी का पार्ट है B पार्ट। तो वो बोल रहा है अ मेटल आयन Mn प्लस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हैविंग D5 कॉन्फिगरेशन कंबाइंस विद 3 बाइडेंटेट मेटल्स, ठीक है। बाइडेंटेट लिखा हुआ है, डाइडेंटेट दोनों सेम है, बाइडेंटेट और डाइडेंटेट कुछ भी बोल लो।
तो अगर 3 बाइडेंटेट या 3 डाइडेंटेट लिगेंड है तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 डाइडेंटेट मतलब 6 एटम से अटैच्ड है मेटल, तो 6 एटम से अटैच्ड मतलब ऑक्टाहेड्रल हो गया और कोऑर्डिनेशन 6 हो गया। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग बनानी है हमको। ड्रॉ द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी डायग्राम फॉर द 3D ऑर्बिटल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। तो पता किस लगा कि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हमको पता लगा 3 डाइडेंटेट लिगेंड से, ठीक है, क्योंकि 3 बाइडेंटेट लिगेंड से तो हमको पता लग गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है। तो हमको ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी बनानी, तो कैसे बनेगी, देखो यहाँ फ्री मेटल आयन में देखो D5 बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, D5 बोल रहा है, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पे पहले एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, एक EG और एक T2G, ठीक है। EG में क्या होंगे dz² और dx² - 5² और T2G में क्या होंगे dxy dyz और dzx। अब वो बोल रहा है D5 की फिलिंग है, और देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बोल रहा है डेल नॉट इज लेस देन P। अब हमको पता है कि डेल नॉट जो है हमारा कम है, मतलब डेल नॉट जो है वो हमारा कम है, तो वहां पे पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी और वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होगा यहाँ पर और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होगा। आ रहा है समझ में। तो क्योंकि पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स क्या है, वैकेंट नहीं है, तो हमारा जो आउटर ऑर्बिटल है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमको पूछा है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn+ इन द कॉम्प्लेक्स एंड वाई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी कॉम्प्लेक्स की, हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी कॉम्प्लेक्स की, तो कैसे निकालेंगे, हाइब्रिडेशन हमने निकाल ली, क्योंकि जो पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, एक भी वैकेंट नहीं है, तो हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे sp3d2, तो हमारा क्या बन जाएगा spd, तो हमारा बन जाएगा sp3d2। और इसका रीजन क्या है, एंड वाई बोला है उसमें, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। sp3d2 क्यों है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज इट फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इनर ऑर्बिटल्स आर नॉट वैकेंट, ठीक है, इनर ऑर्बिटल्स हमारे वैकेंट नहीं है। अब बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय दिस कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जो देखो अगर हमारा कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड है, हम मान लेते हैं En है हमारे पास, हम मान लेते हैं हमारे पास En है, हमारा मान लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स हमारा Mn(En)3 Mn+। तो जब भी कोई भी बाइडेंटेट लिगेंड होता है, तीनों बाइडेंटेट लिगेंड ही प्रेजेंट होते हैं ना, तो हमारा कौन सा होता है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। तो जब भी बाइडेंटेट लिगेंड होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर। चलते नेक्स्ट पे। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है वो और में है ये वाला क्वेश्चन, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आइडेंटिफाई ABCDEF इन द फॉलोइंग टेबल। देखो ए क्या दे रखा है हमको, सैडल मेटल आयन, तो सैडल मेटल आयन कौन सा है इनमें से, हमको पता है कौन सा है, CO है, और CO पे चार्ज कितना होगा, CO F4(2- है, तो CO कितना हो जाएगा, CO2+ हो जाएगा, तो हमारा A हो गया CO2+, A हो गया हमारा CO2+। अब वो बोल रहा है B क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो D7 है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, तो B हो गया हमारा 3। C निकालते हैं, C क्या है, हाइब्रिडेशन ऑफ मेटल आयन, किस पे, CrH2O2 C2O4 2, तो यहाँ पे भी Cr3+ है, Cr कितना है 3+ है, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, Cr3+ मतलब 1 2 3, और C2O4 और H2O दोनों ही वीक है, तो पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, D2sp3, क्योंकि 2 ऑर्बिटल हमारे वैकेंट है, तो हमारी क्या हो जाएगी, D2sp3 हो जाएगी, तो हमारा C हो जाएगा D2sp3, C हो जाएगा हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब वो बोल रहे हैं D बता दो, तो D क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो गया, D हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक, D हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। चौथा देखते हैं E देखो किसके लिए दे रखा है, NiCO4 के लिए, E दे रखा है NiCO4 के लिए, तो NiCO4 में क्या होता है, क्योंकि CO बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हमारा Ni तो 0 स्टेट में है, तो 4s भी फिल्ड है और D भी फिल्ड है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d8 होता है, Ni0 क्या है 3d8 और 4s2, तो 4s2 बना दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है इसकी यहाँ पर, और ये जो S के इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब S हमारा एम्प्टी हो जाएगा और हमारा D बन जाएगा कुछ ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारा S एम्प्टी हो जाएगा, हमारा S एम्प्टी हो जाएगा, तो 4s एम्प्टी और 4p तो एम्प्टी था ही, ठीक है। तो हमारा E क्या है, हाइब्रिडेशन ऑफ मेटल आयन, तो हमारा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। हमको 4 ऑर्बिटल चाहिए ना, क्योंकि CO4 है, CO4 है, हमको 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 लिगेंड है, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, हमारा sp3 हो जाएगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अब वो बोल रहा है F निकाल दो, तो E आ गया हमारा sp3,
एफ निकालने के लिए बोल रहे हैं, एफ ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो हमारा एफ आ गया टेट्राहेड्रल। ओके, दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। हर जो पार्ट था, हर जो ए बी सी डी ई सारे हाफ ऑफ मार्क्स के थे, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट द आयनिक इक्वेशन, ठीक है। आयनिक लिखनी है आपको, मतलब आपको काउंटर आयनिक लिखना है, ठीक है। आयनिक इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 विद H2S एंड FeSO4। तो देखो Cr2O7 2 माइनस क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे S-2 में है, तो S-2 से S ले जाएगा इसको, और खुद क्या हो जाएगा Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस अब बैलेंस कर दो रिएक्शन को और हो जाएगा आपका काम, क्योंकि यहाँ पे 2 Cr है तो यहाँ पे 2 Cr3+ हो जाएगा, प्लस यहाँ पे S होगा। अब यहाँ पे कितने H है, यहाँ पे 2 H है, बट पहले देख लो ऑक्सीजन कितने हैं। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम 7H2O+ करेंगे। अब कितने बन गए, 7 to 14 बन गए। कितने बन गए, 14 बन गए। तो यहाँ पे 2 पहले से ही है, तो यहाँ 14 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 12H+ और लिख देंगे, ठीक है। हम कितने लिख देंगे 12H+। तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन विच यू हैव टू राइट, ओके। तो आपको याद रखना है कि H2S को सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, यहाँ -2 में था, यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है FeSO4 के साथ। तो FeSO4 की जगह आपको सिर्फ Fe+2 लिखना है, क्योंकि आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। आपको आयनिक इक्वेशन लिखनी है, तो आपको काउंटर आयन नहीं लिखना है, ठीक है। तो Fe2 + Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि Cr2O7 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Cr2O7 क्या हो जाएगा, Cr3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे सिर्फ हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 7H2 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, क्योंकि 7H2 है तो 14H+ हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 14H+, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 Cr3+, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 Cr3+। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो आपको पता होना चाहिए कि Fe2 + Fe3+ में कन्वर्ट होगा, और Cr2O7 2 माइनस Cr3+ में कन्वर्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद एसिटाइल क्लोराइड इज कैरिड ऑन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। अब pyridine की प्रेजेंस में क्या होता है, क्योंकि pyridine जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। पहला रीजन क्या है आपका, पहला रीजन है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये रिएक्शन होती है। सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन है हमारा टू न्यूट्रलाइज द HCl, ठीक है। आपको 2 रीजन लिखने हैं। पहला रीजन है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरा रीजन है कि जो HCl हमारा बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आता है। दैट्स व्हाई वी यूज pyridine। चलते नेक्स्ट पे। वो बोल रहा है क्रिसॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो क्रिसॉल आपको पता होना चाहिए, क्रिसॉल नहीं पता होगा तो आपको काम ही नहीं बनेगा इस क्वेश्चन में। क्रिसॉल क्या होता है हमारा, ये होता है क्रिसॉल। जब फिनॉल पे हमारा ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन में, मेटा पोजीशन पे CH3 लगा होता है, और फिनॉल होता है हमारा ये वाला। तो बोल रहा है क्रिसॉल जो है वो लेस एसिडिक है, क्यों, क्योंकि क्रिसॉल में +I इफेक्ट होता है CH3 ग्रुप का। उसकी वजह से क्या होता है, जो CH3 ग्रुप है वो +I इफेक्ट शो करता है, उसकी वजह से एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, बस आपको इतना सा रीजन लिखना था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Williamson process is used for the preparation of ethers from alkyl halide. Identify the alkyl bromide and sodium alkoxide used for the preparation of 2-ethoxy-3-methyl pentane। मतलब हमको प्रोडक्ट दे रखा है और आपको रिएक्शन वापस उल्टी ले जानी है, ठीक है। आपको रिएक्शन वापस उल्टी ले जानी है, आपको प्रोडक्ट दे रखा है, या मैंने प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया है, ठीक है। क्या बनाया मैंने, 2-ethoxy, तो 2 पे ethoxy लगा हुआ है, और 3-methyl है, और हमारा पेंटेन है, ठीक है। 3-methyl है और हमारा पेंटेन है। तो अब आपको देखो कैसे करना है क्वेश्चन को। हमको सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए, मतलब एक तो हमको NaOR चाहिए और एक हमको RX चाहिए। तो देखो NaOR और RX की रिएक्शन आप करवाते कैसे हो, सिंपल क्या करते हो, O पे अटैक कर देते हो और ROR बन जाता है। यहां पर क्या बन जाता है आपका, ROR बन जाता है। तो आप ROR कैसे बना रहे हो, O पे अटैक कर रहे हो और X को निकाल रहे हो ना, O पे अटैक कर रहे हो और X को निकाल रहे हो, मतलब आप उल्टी रखो रिएक्शन को, मतलब आप रिएक्शन को उल्टी ले जाओ। तो O और R का बॉन्ड तोड़ दो, O और R का बॉन्ड आप तोड़ दो। तो O और R का बॉन्ड आपको कहां दिख रहा है, यहां पर, तो मेरे को दिख रहा है एक O और R का बॉन्ड यहां पे दिख रहा है। तो इस बॉन्ड को तोड़ दो और आपको बन जाएंगे प्रोडक्ट्स। क्या बनेंगे आपके, आपके एक तो बनेगा C2H5Cl, और एक आपका बनेगा CH3 CH O- Na+, और यहां पे रह जाएगा CH3 और C2H5, ठीक है। दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किसका बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि O और R का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि R और बनता है ना हमारा। R और कैसे बनता है,
जब ये बॉन्ड टूटेगा जब तो बनेगा RO माइनस और यहाँ पे लग जाएगा RX। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। उल्टी रिएक्शन चलानी है आपको, ठीक है, आपको रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कन्वर्ट टॉल्यूइन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखो टॉल्यूइन से 3 नाइट्रो बनाना है, 3 मतलब मेटा पे लगाना है। 3 पोजीशन होती है ये वाली, 3 पोजीशन होती है हमारी ये वाली, मतलब हमको नाइट्रो मेटा पे लगाना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको CH3 को COH बनाना है, हमको बेंजोइक एसिड बनाना है ना, तो CH3 को COH में से बनाते हैं। ये मैंने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बताया भी था, वो भी आप देख सकते हो। CH3 को COH बनाने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, KMnO4 की रिएक्शन करवानी पड़ेगी इन एल्कलाइन कंडीशन। एल्कलाइन कंडीशन में तो क्या बनेगा हमारा, COK बनेगा। COK के बाद हम एसिडिफाइड करेंगे उसको, एसिड डालेंगे, H+ डालेंगे, हमारा बनेगा COOH। तो ये हमारा बन गया बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेंजोइक एसिड एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो कहाँ आता है, मेटा पोजीशन पे आता है। मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जो NO2 आएगा, HNO3 H2SO4 डालोगे आप तो NO2 का लाएगा, मेटा पे लगेगा, तो ये हमारा बन गया 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो हमको बनाना था। ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक द 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। 3 स्टेप रिएक्शन थी। चलते नेक्स्ट पे, वो बोल रहा है बेंजीन टू M नाइट्रो एसिटोफिनॉल। वापस से M पे लगाना है, ठीक है, वापस से M पे लगाना है। तो पहले हमको पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है नाइट्रो ग्रुप हमारा क्या है, हमारा नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। तो पहले नाइट्रो लगाते हैं इस बार, HNO3 डाल के और H2SO4 डाल के नाइट्रो लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे एसिटाइल क्लोराइड डाल देंगे, एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। फिर क्या होगा, ये अटैक कर लेगा और Cl को निकाल देगा, तो हमारा COCH लग जाएगा मेटा पोजीशन पे। NO2 क्या है, हमारा मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमारा मेटा पे लगेगा, ऑर्थो और पैरा पे नहीं लगेगा। तो ऐसे आपको बनाना था। तो आपको बस पता होना चाहिए कि मेटा डायरेक्टिंग कौन से होते हैं और कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और में पूछा ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। आउट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन विल गिव HYZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन कौन देगा, कौन HVZ रिएक्शन देगा, गिव ए सुटेबल रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। देखो HVZ रिएक्शन वो देता है जहां पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन पे हैलोजन लगाना है हमको, तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए उसके लिए, जब भी तो HVZ रिएक्शन देगा वो। तो फॉर HVZ द हैलोजिनेशन अकर्स एट अल्फा पोजीशन, देयर इज नो अल्फा कार्बन इन फॉर्मिक एसिड। ठीक है, देखो फॉर्मिक एसिड में कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन देगा ही नहीं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड रिएक्शन नहीं देगा, रिएक्शन कौन देगा, एसिटिक एसिड रिएक्शन देगा। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा दोगे किससे, Br2 रेड फॉस्फोरस से, और हमारा बन जाएगा हमारा अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, ये अल्फा पोजीशन हमारी, अल्फा पोजीशन में हमारा लग जाएगा हैलोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड, अल्फा क्लोरो इथेनोइक एसिड। ठीक है, आपको ऐसे करना था इसका आंसर, और रीजन क्या लिखना था, सिर्फ आपको बताना था कि हैलोजन अकर्स एट द अल्फा पोजीशन एज देयर इज नो अल्फा कार्बन इन फॉर्मिक एसिड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है अल्कोहल्स आर एसिडिक बट दे आर वीकर एसिड देन वाटर। ये हमको पता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं बट वीकर होते हैं, किससे, वाटर से। अरेंज वेरियस आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेनॉल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक नेचर, गिव अ रीजन फॉर द सेम। देखो ब्यूटेनॉल के हमको पता है 4 आइसोमर्स होते हैं, कैसे, पहले तो स्ट्रेट से बना दो, तो हमारा बनेगा ब्यूटेन 1 ऑल, ये बनेगा ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, और ये बनेगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये क्या बनेगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये हमारे 4 आइसोमर्स थे, ये हमारे 4 आइसोमर्स बनेंगे। अब कौन सा वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो देखो जहां पे ज्यादा CH2 ग्रुप लगे होंगे ना, जहां पे ज्यादा CH2 ग्रुप लगे होंगे वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा, उसकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी एसिडिटी सबसे लीस्ट है, इसकी एसिडिटी सबसे लीस्ट है। यहां पे भी एक लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है और एक इधर लगा हुआ है। ठीक है, एक पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे सिर्फ एक ये ग्रुप लगा हुआ है और एक ये ग्रुप लगा, और यहां पे एक ही ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा 4 सबसे कम एसिडिक होगा, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिटी। आपको रीजन क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 एंड C2H5। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 एंड C2H5 ग्रुप, because of the plus side effect of CH3 and C2H5 group, acidity decreases, due to which this order will be correct. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now next क्वेश्चन बोल रहा है an organic compound A which is a Grignard reagent is used to obtain 2 methyl butane 2 ऑल। वापस आपको प्रोडक्ट दे रखा है और आपको रिएक्टर लिखना है। ठीक है, देखो क्या क्या कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ही दे रखा है और आपको रिएक्टर लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद द कार्बोनिल कंपाउंड B, आइडेंटिफाई A एंड B, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन A एंड B। तो देखो क्या होता है आपकी एक तो ग्रिग्नार्ड रीजन में आपके RMGX होता है और एक आपका RCOR होता है। देखो करते कैसे रिएक्शन को,
जो आर है वो अटैक करता है सिंपली, और ये ऐसे बन जाता है। मतलब ओ एच जो है वो डबल बॉन्ड ओ है, ओ एच जो है वो डबल बॉन्ड ओ है, ऐसे बोल सकता हूं मैं। ये जो ओ एच है वो क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, बाद में बना है ओ एच। और जो सी एच थ्री है वो उसने अटैक करा है, ये सी एच थ्री है, और सी एच थ्री किससे अटैच्ड है, एम जी एक्स से अटैच्ड है। तो हमारे दो ग्रुप्स क्या हो गए, हमारे दो ग्रुप्स क्या हो गए, एक तो सी एच थ्री एम जी एक्स हो गया, और एक हमारा हो गया सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3. Okay, so that's how you can predict the reactants from the product. Okay, that's how you have to predict the reactants. आपको पता होना चाहिए कि अटैक किसका हो रहा है, कि अटैक किसका हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया है तो केमिस्ट्री का भी कुछ हार्ड आ सकता है। तो आपको तैयारी अपनी सही से रखनी है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रखने हैं, आपको ज्यादा रटना नहीं है, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अप्रोच करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को वैसे अप्रोच करना है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो CH3 MgX हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम, और मान लेते कि X जो है हमारा ब्रोमाइड है, तो हमारा मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया ये, और ये क्या बन गया, ब्यूटेन 2 बन गया। ये क्या बन गया, ब्यूटेन 2 बन गया। वो बोल रहा है इधर रिएक्शन भी लिखो, तो रिएक्शन अगले पेज में लिख देते हैं, ये रिएक्शन भी इधर लिख देते हैं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिएक्शन में क्या हो जाएगा, CH3 माइनस अटैक कर देगा और ये बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ये हमारा ये बनेगा CH3 C CH3 CH2 CH3, और ये पहले बनेगा OMgX। क्या बनेगा, OMgX। उसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम H+H2 डाल देंगे, हम क्या कर देंगे, H+H2 डाल देंगे, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, C पे CH3 CH3 और OH लग जाएगा, और MgX OH निकल जाएगा। क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, MgXOH निकल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पता लगाने थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट वो बोला 33 क्वेश्चन है, एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट इन द लैबोरेटरी टू स्टडी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ग्राफ से आंसर मिलेगा इसका, किससे मिलेगा, ग्राफ से आंसर। आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए और आपको वेंटो फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन में। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AlNO3 होल थ्राइस, क्या है, AlNO3 होल थ्राइस है, एंड 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वर टेकन फ्रॉम द गिवन फिगर, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2। तो देखो हमको एक दे रखा है ग्लूकोज और एक दे रखा है AlNO3 होल थ्राइस, मतलब एल्यूमिनियम नाइट्राइड दे रखा है। अब हमको पता है जब ये डिसोसिएट होगा तो कितने में डिसोसिएट होगा, एक तो Al3+ बनाएगा और एक 3NO3- बनाएगा, मतलब 4 आयंस बनाएगा। और जो ग्लूकोज होता है डिसोसिएट नहीं होता, तो I यहां पर कितना हो गया, 1 हो गया। क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसका जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा और इसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। आ रहा है समझ में, कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आयन से, तो यहाँ पे I क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे I हो जाएगा 1। तो हमको फॉर्मुला पता है, हमारा फॉर्मुला क्या होता है, करेक्ट फॉर्मुला क्या होता है, मॉडिफाइड फॉर्मुला क्या होता है, ΔTF इक्वल्स टू IKFM। जितनी ज्यादा I की वैल्यू उतनी ज्यादा ΔTF की वैल्यू। तो ΔTF सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, ΔTF ज्यादा किसके लिए होगा, ΔTF ज्यादा होगा हमारा AlNO3 होल थ्राइस के लिए। तो हमारा देखो डिप्रेशन किस पे ज्यादा होगा, अब देखो ΔTF ज्यादा मतलब डिप्रेशन ज्यादा। डिप्रेशन कौन से वाले ग्राफ में ज्यादा है, इसमें या इसमें, तो हमको पता है इस वाले में ज्यादा है, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन 2 हमारा कौन सा वाला है, सॉल्यूशन 2 हमारा Al वाला है, और सॉल्यूशन 1 हमारा ग्लूकोज वाला है। आ रहा है समझ में, तो सॉल्यूशन 2 हमारा Al वाला है, ठीक है। तो सॉल्यूशन 2 हमारा Al वाला है और सॉल्यूशन 1 हमारा ग्लूकोज का होगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का पार्ट है। बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर वाज फाउंड टू बी 2.46 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। इफ द सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड 5 टाइम्स, देखो डाइल्यूट कर रखा है 5 टाइम्स। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो पहले हमको दे रखा है π1 दे रखा है 2.46, इस टाइम पे जो है डाइल्यूशन निकाल रखा, V1 बोल देते V के इक्वल है, और π2 हमको निकालना है, और 5 टाइम डाइल्यूशन कर रखा है। अगर 5 टाइम डाइल्यूशन कर रखा है मतलब आपने 5 गुना सॉल्वेंट ज्यादा कर दिया है, आपने क्या कर दिया है, 5 गुना सॉल्वेंट ज्यादा कर दिया है। तो आपका V2 क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, π1/π2 कर देंगे, क्योंकि हमको पाई का फॉर्मुला पता है। R हमारा कांस्टेंट है, T हमारा कांस्टेंट है, तो RT तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारा होगा N/V1 और N/V2। N भी हमारा क्या है,
दोनों के लिए सेम ही है, तो एन से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमारा बन जाएगा V2 अपॉन V1 पाई 1 अपॉन पाई 2, ये हो जाएगा। अब एक क्या हो जाएगा, पाई 1 की वैल्यू हमको दे रखी है 2.46 अपॉन पाई 2 हमको निकालना है। V2 हमारा है 5V और V हमारा है V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा पाई 2 हो जाएगा हमारा 2.46 डिवाइड बाय 5, तो पाई 2 हमारा आ जाएगा। आप सॉल्व करोगे इस आंसर को तो इसका आंसर आ जाएगा 0.528 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर, आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो आपको ये करना था ऐसा पार्ट, इसका पार्ट। अब वो बोल रहा है हाउ कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन केन शुगर सॉल्यूशन बी डिक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। देखो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होती है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। अब ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है टेम्परेचर के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है, और मोलैरिटी जो होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। मोलैरिटी जो है फंक्शन होता है टेम्परेचर का। तो अगर मोलैरिटी फंक्शन है टेम्परेचर का, तो पाई भी फंक्शन होगा टेम्परेचर का, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन केन शुगर सॉल्यूशन बी डिक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। तो विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम कैसे कर सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करके। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करके कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को डिक्रीज, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा पाई भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा पाई भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करके भी हम पाई को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारे टेम्परेचर पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, बिकॉज पाई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सी एंड मोलैरिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलते नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और ऑस्मोसिस का ये डायरेक्ट क्वेश्चन। While giving intravenous injection to the patients, the doctor take utmost care of the concentration of the solution used। ठीक है, जो concentration यूज करते हैं सॉल्यूशन की, उसकी बहुत ज्यादा वो utmost केयर करते हैं कि सॉल्यूशन उधर उधर ना हो जाए, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे ना हो जाए, नहीं तो कुछ हो जाएगा। Why is it necessary to check the concentration of solution? वो ये पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को चेक क्यों करते हैं वो, तो क्यों करते हैं, सॉल्यूशन मस्ट हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन एज द ब्लड। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर या तो हाई हो गई, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हायर हो गई मतलब क्या होगा, तो क्या होगा, जो ब्लड सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, जो ब्लड में फ्लूइड है ना, जो ब्लड का फ्लूइड है वो कहां आ जाएगा, वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। और अगर ब्लड का फ्लूइड सॉल्यूशन में आ गया तो जो ब्लड सेल्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। इट विल लीड टू श्रिंकिंग ऑफ ब्लड सेल्स। उसकी वजह से क्या होंगे, जो ब्लड सेल्स होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इफ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर। अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन लोअर ली, अगर डॉक्टर ने कॉन्सेंट्रेशन लोअर ली तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन है हमारे पास, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसका वो क्या होगा, वो ब्लड के अंदर जा सकता है। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट जो है वो ब्लड के अंदर जा सकता है। उसकी वजह से ब्लड में क्या होगा, फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से ब्लड में क्या हो जाएगा, फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा। दैट विल लीड टू स्वेलिंग ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक कंडीशन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू चेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बिफोर गिविंग इंट्रावेनस इंजेक्शन टू द पेशेंट्स। ठीक है, तो ये दो रीजन थे, आपको दोनों रीजन लिखने हैं। आपको कॉन्सेंट्रेशन हायर का बताना है और कॉन्सेंट्रेशन लोअर का बताना है। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सॉल्यूशंस के। ठीक है, a solution of phenol was obtained by dissolving 2 × 10⁻² kg of phenol and 1 kg of benzene। मतलब हमको पता लग गया इस इक्वेशन से, इस लाइन को पढ़ के, फिनॉल जो है हमारा सॉल्यूट है और बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, ये हमको पता लग गया है। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड टू बी 73% एसोसिएटेड। वो बोल रहा है कि जब एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने देखा कि 73% एसोसिएटेड था। कौन, फिनॉल जो था वो 73% एसोसिएटेड था। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट रिकॉर्डेड। तो हमारे को W2 दे रखा है, मतलब हमको सॉल्यूट का वेट दे रखा है, फिनॉल का वेट दे रखा है 2 × 10⁻² kg और सॉल्वेंट का वेट दे रखा है 1 kg। ठीक है, जो हम केजी में लेते हैं, हमको सॉल्वेंट को केजी में लेना होता है क्योंकि हमको मोलैरिटी में जो हमारा सॉल्वेंट का मास या वेट होता है उसको केजी में लेना होता है।
अब वो बोल रहा है एसोसिएशन हमारा 73% है। 73% मतलब हमको अल्फा दे रखा है 0.73। अगर आप इसको नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 0.73 मिलेगा आपको। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि जो फिनॉल है वो क्या होता है, डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो फिनॉल है वो डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से हमको क्या मिल गया, हमको एन मिल गया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं। फॉर एसोसिएशन अल्फा और आई का जो रिलेशन होता है क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका डिसोसिएशन होता है यहां पर तो आपका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के दो फॉर्मूले हैं, तो ध्यान रखना। डिसोसिएशन अगर है तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। बट क्योंकि यहां पे एसोसिएशन दे रखा है तो हमने क्या फॉर्मूला यूज करा है, 1 माइनस आई यूज करा है। क्या यूज करा है, 1 माइनस आई। अगर डिसोसिएशन होता तो क्या यूज करते हैं, आई माइनस 1। तो ये ध्यान रखना कि एसोसिएशन बोल रहा है डिसोसिएशन बोल रहा है, उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे एसोसिएशन बोल रहा है 1 माइनस आई, तो यहाँ पे 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1 रखेंगे। तो फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर। देखो 1 माइनस आई, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई। अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमको निकालनी है। और n कितना है, 0.5 है, क्योंकि डायमर बन रहा है तो 0.5 माइनस 1। अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा भी दे रखा है, तो अल्फा की जगह हम लिख देते हैं। अल्फा कितना दे रखा है हमको 0.73, तो 0.73 हमको अल्फा मिल गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.73 इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन, ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.5। ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस आई इक्वल्स टू 0.73 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 0.5। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, आई आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा 0.635। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आई आ जाएगा 0.65। आपको याद कर रखना है, आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे 1 माइनस आई लेना है, वरना आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर आई माइनस 1 ले लोगे तो आप नेगेटिव आएगा, तो आपको 1 माइनस आई लेना है, तो आपकी आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ हमारा, हमको क्या निकालना है, डिप्रेशन निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट में। तो अब हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेल टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम। हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डेल टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम। डेल टी एफ हमको निकालना है। देखो के एफ की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, पर हमको पता है के एफ की वैल्यू आपको दे दी जाएगी एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के एफ की वैल्यू हमको दे रखी है और आई की हमने निकाल ली है। ठीक है, आई की हमने निकाल ली 0.65, तो रख देंगे 0.65 मल्टीप्लाइड बाय के एफ की वैल्यू आपको दे रखी होगी 5.12 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स मतलब W2 अपॉन M2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट W1, और जो केजी में होना चाहिए वो केजी में ही दे रखा है आपको 1 kg। ठीक है, तो आप रख देंगे 0.635 इंटू 5.12। देखो हमारा सॉल्यूट क्या है, फिनॉल है। फिनॉल का वेट कितना होता है, फिनॉल का वेट होता है हमारा 94 ग्राम, मतलब मोलर मास, सॉरी वेट नहीं, मोलर मास। और हमारे को वेट कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻² kg दे रखा था। 2 इंटू 10⁻² kg दे रखा था, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमेशा रखना जो आपको गिवन वेट है वो ग्राम में लेना है, तो 10⁻² को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा आएगा 20 ग्राम। हमारा कितना आएगा, 20 ग्राम। और मोलर मास कितना आ जाएगा, 94 ग्राम। तो 20 इंटू अपॉन 94 इंटू W1 कितना है, W1 हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 kg लिख देंगे। जो हमारे को बेंजीन का मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 kg। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg। ठीक है, बस सॉल्व कर लेंगे इजीली, हमारा डेल टी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना था। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा आपका 0.69 केल्विन। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, एग्जाम में गलती होने के चांसेस कहां पर है आपके इस चीज को निकालने में। डिसोसिएशन का फॉर्मूला मत रख देना, डिसोसिएशन के टाइम ये वाला फॉर्मूला लगाना है आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। एसोसिएशन के टाइम आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। तो इसी के साथ हमने सारे सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस, पूरा सैंपल पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पूरा सैंपल पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हार्ड नहीं थे, कॉन्सेप्ट वही लग रहे थे, बट थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछे गए थे। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछे गए थे, तो एक बार ये प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में भी हार्ड आ जाए, क्योंकि फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था, तो मे भी शायद केमिस्ट्री का भी हार्ड है पेपर, कोई पता नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन भी करने चाहिए थे, इसलिए मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं जल्द आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।